जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। आज का जो सीरीज जो है ज्योग्राफी का, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अफवाह तंत्र के नाम से भी जानते हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा कवर किया गया है। और ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में बीपीएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को देखिएगा शुरू से लास्ट तक ले। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको दो लाइन सुनाएंगे जो आपको मोटिवेशनल के तौर पर हैं। जिस तरह नदियाँ जो है, ये नदी जो है जीवन में कभी नहीं रुकती हैं और कभी हार नहीं मानती हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको लाइफ में कभी हार नहीं माननी है। उम्मीद मत छोड़ो यार, कभी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में तो आते रहते हैं। और एक और लाइन बोलेंगे कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिलती है मेरे दोस्त, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। खुद के ऊपर विश्वास रखो, कि खुद के ऊपर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। फिर देखना एक ऐसा दिन आएगा, घड़ी दूसरों का होगा, समय आपका बताएगा। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी हौसले के साथ आज का जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, अपोहा तंत्र, जो नदी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले बोलेंगे कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन जो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, अपवाह तंत्र होता है क्या। अपवाह तंत्र का अभिप्राय क्या है। किसी निश्चित क्षेत्र में जल के प्रवाह के लिए नदियों के तंत्र से होता है। किसी निश्चित क्षेत्र में जल के प्रवाह के लिए नदियों के तंत्र से होता है। और इसके अंतर्गत जो है प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जल को एक दिशा में प्रदान कर देती हैं। इसी को नदी तंत्र बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहा जाता है। एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहते हैं। और इन वाहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, इस जाल को बोलते हैं अपवाह तंत्र, बोलते हैं अपवाह तंत्र। अब शुरू करते हैं। सबसे बड़ी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहेंगे। जो सबसे बड़ी जो है नदी के जो है जल ग्रहण क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे नदी द्रोण के नाम से जानेंगे, नदी द्रोण के नाम से जानते हैं। और वहीं छोटी वाले और नाले वाले जो जो प्रवाहित जो क्षेत्र को क्या बोलेंगे, जल सांभर कहेंगे। छोटी नदियों और नालाओं के द्वारा जो क्षेत्र में जो है जल क्षेत्र को क्या कहेंगे, जल सांभर कहते हैं। और बड़ी वाली नदी जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोण कहा जाता है, नदी द्रोण कहेंगे। अब देखेंगे अपवाह तंत्र के अंतर्गत है जो है बात जो किया गया है, अपवाह तंत्र के अंतर्गत निर्धारित तत्व तो कौन कौन से आते हैं। तो आपको इसमें प्रमुख तंत्र में आपको आएंगे स्थलाकृति, ढाल, प्रवणता, जल की मात्रा, जल की बहाव की जो है अवधि, और चट्टानों की प्रकृति और संरचना आती है। जो अपवाह तंत्र के निर्धारण तत्व के अंतर्गत में यह 5 बातों को शामिल किया गया है। कौन से, स्थलाकृति हो गया, ढाल प्रवणता हो गया, जल की मात्रा कितना है, बहाव की अवधि कितनी है, चट्टानों की प्रकृति और संरचना कैसी है। ये आपको अपवाह तंत्र के निर्धारण में तत्वों का काम करता है। ये प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलते हैं अगले बात करते हैं। इसमें दिया गया है अफवाह प्रतिरूप। अफवाह प्रतिरूप में जैसे कि उसका रूप कैसा होगा अफवाह तंत्र के, तो इसमें वृक्षाकार के अपवाह तंत्र आते हैं, जो जिसकी आकृति वृक्ष की तरह दिखाई देती है। तो अब वृक्षाकार अपवाह तंत्र में कौन आता है, तो गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आता है। तो इसी में से क्वेश्चन पूछ लेता है, वृक्षाकार के अपवाह तंत्र में कौन नदियाँ शामिल हैं। तो गंगा नदी शामिल है, यमुना शामिल है, गोदावरी शामिल है, और कृष्णा है, और कावेरी है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना और समझते चलना है, देखते चलना है। तो वृक्षाकार, तो ये नदी जो निकल देगी, एक नदी यहाँ से निकल गई,
ठीक है, ये पानी निकल गई, पानी जा रही है, तो इसे पानी कब इधर जाएगी, कब वो इधर जाएगी, ठीक है, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी पानी, कब वो आगे जाएगी, ऐसे। तो देख रहे हैं ना कैसी की तरह दिख रहा है, किस तरह दिख रहा है, वृक्ष की आकृति की तरह दिख रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं वृक्षाकार की। तो वृक्ष की आकृति के गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, और कावेरी जो है वृक्षाकार की, ये अफवाह तंत्र में है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और अर्य अफवाह तंत्र में, अर्य मतलब कौन होगा, अर्य में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ हो गया, और ये अफवाह तंत्र में नर्मदा और सोन है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएं और ये अफवाह तंत्र की नदियाँ का नाम बताएं, तो क्या बताइएगा, नर्मदा और सोन का नाम याद रखेंगे जो और ये अफवाह तंत्र में आता है। नीलगिरी और पिथौरागढ़ की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों का अफवाह तंत्र कौन सा बनती है, वलयाकार बनती है, वलयाकार बनती है। तो वलयाकार आकृति कहाँ देखने को मिलती है, तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों और पिथौरागढ़ के जो पहाड़ी क्षेत्रों को जो नदी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, वलयाकार के अफवाह तंत्र बनता है। वलयाकार की आकृति कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको नीलगिरी और पिथौरागढ़ के जो पहाड़ी से निकलने वाली नदियों के अफवाह तंत्र आता है, इस बात का ध्यान रखें, वलयाकार। अगला जो बात करते हैं, अगले जो है पश्चिमी घाट से निकलने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अफवाह तंत्र का प्रारूप क्या बनती है, तो पश्चिमी घाट से निकलकर जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अफवाह तंत्र प्रतिरूप है, ये समानांतर अफवाह तंत्र प्रतिरूप है। जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अफवाह तंत्र कैसा है, तो ये समानांतर अफवाह तंत्र प्रतिरूप का ये उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। झील या गर्त में विसर्जित नदियाँ कौन सी अफवाह तंत्र हैं, तो ये झील या गर्त में विसर्जित नदियाँ में आपको अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र प्रतिरूप है। तो अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र में कौन आता है, कौन सी नदियाँ, तो झील या गर्त के अंतर्गत में ये आपको अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र में आता है, झील और गर्त के नदियाँ। आगे बात करते हैं, विंध्याचल की पहाड़ी और पलामू क्षेत्र की नदियाँ किस प्रकार की अफवाह तंत्र हैं, तो ये विंध्याचल की जो है विंध्याचल की पहाड़ी और पलामू वाला क्षेत्र की नदियाँ किस प्रकार की हैं, तो ये आपको आयताकार जो है अफवाह तंत्र का उदाहरण है। तो विंध्याचल की पहाड़ी पूछे या पलामू के क्षेत्र की जो नदियाँ के बारे में पूछेगा तो कैसा अफवाह तंत्र है, तो आयताकार का है, आयताकार ध्यान रखेंगे। तो एक और जो बात था, पश्चिमी घाट से निकलने वाली अरब सागर से गिरने वाली कौन सी नदियाँ हो जाएगा, तो ये समानांतर अफवाह क्षेत्र हो जाएगा। आज झील वाला क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र हो जाएगा। और विंध्याचल की पहाड़ी और पलामू क्षेत्र से निकलने वाली अफवाह तंत्र कैसे हो जाएगा आकृति, तो ये आपको आयताकार की, ये आपको ध्यान रखेंगे आकृति की होती है। खूब इत्मीनान से समझना है सर। जब प्रमुख नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हो और सहायक नदियाँ उसके समकोण पर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं, जालीनुमा अफवाह तंत्र बोलते हैं, जालीनुमा अफवाह तंत्र बोलते हैं। एक जाली की तरह, एक माने कि कैसे हो जाएगा, एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही, एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आ जाएगी, एक यहाँ से आ जाएगी, ये तो एक जाली की तरह बन जा रहा है ना, एक जाली की तरह बन जाती हैं। तो इसी को जालीनुमा अफवाह तंत्र बनती हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो हो जाएगा जालीनुमा अफवाह तंत्र होता है। तो ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार समझ लेना, एक बार और देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। वृक्षाकार की पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वृक्षाकार की कौन सी नदियाँ, गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी हो गया वृक्षाकार के। और ये आपको नदी में कौन है, अमरकंटक की पहाड़ी जो है, अमरकंटक से निकलने वाली कौन दो नदियाँ, नर्मदा और सोन जो है, और ये अफवाह तंत्र में है। और नीलगिरी पिथौरागढ़ की जो पहाड़ियाँ को क्या बोलते हैं, वलयाकार पहाड़ियाँ बोलते हैं, वलयाकार अफवाह तंत्र बोलते हैं, वलयाकार बोलते हैं। अब पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरने वाली नदियों को, पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरने वाली नदियों को कौन से, समानांतर अफवाह तंत्र बोलते हैं। और झील या गर्त के विसर्जित नदियों को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र बोलते हैं। अब विंध्याचल क्षेत्र और पलामू क्षेत्र वाले जो है नदी को क्या बोलेंगे, आयताकार अफवाह तंत्र बोलते हैं, आयताकार वाला। एक दूसरे को जो नदी काटती है उसको क्या बोलते हैं, समकोण पर, तो जालीनुमा अफवाह तंत्र के नाम से जानते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। समझ लिए होंगे, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए इसी को समझना बहुत ही ज़रूरी था।
नदी तंत्र जो है जाल बहुत ही भयानक है। बहुत सारे नदियां हैं भारत में, 4000 से ज़्यादा नदियां हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो पढ़ना है उसी चीज़ को कवर किया गया है। तो धैर्य और इत्मीनान से इस चीज़ को सुनना है, समझना है, देखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्पादित और भौगोलिक आधार पर भारतीय नदियों को कितने अपवाह तंत्र में बांटा गया है? तो आपको भौगोलिक और उत्पत्ति के आधार पर जो है भारत की जो नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। तो 2 भाग में क्या हो जाएगा, एक हिमालय वाले नदी अपवाह तंत्र हो जाएगा और दूसरे का जो हो गया आपको प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है। इस प्रकार से भारत की नदियों को कितने भाग में बांटा गया है? तो 2 भाग में, एक हिमालयी नदियों के अपवाह तंत्र और दूसरे का प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र बांटा गया है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। वे नदियाँ जो समांतर ढाल का अनुसरण करती हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुवर्ती नदी बोलते हैं, अनुवर्ती नदी बोलते हैं। जो ढाल के साथ जो है ये नदी है, ये पहाड़ी है, तो यहाँ से नदी से पानी गिर रहा है तो एक ढाल की तरह बन जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इस ढाल वाले जो पानी जो बहती है, नदी बहती है, तो इसी को अनुवर्ती नदी के नाम से जानते हैं, अनुवर्ती नदी। तो अनुवर्ती नदी जो है जो सामान्य ढाल के अनुसरण करती है उसको क्या बोलेंगे? अनुवर्ती नदी बोलते हैं, अनुवर्ती नदी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि मुख्य अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलने वाले नदियाँ क्या कहलाते हैं? जो है उसको बोलते हैं परवर्ती नदी बोलते हैं। जो मुख्य अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलने वाली नदी को क्या कहेंगे? परवर्ती नदी कहेंगे। याद हुआ? परवर्ती नदी किसको बोलिएगा? तो मुख्य अनुवर्ती नदी को समकोण पर मिलने वाली नदी को क्या कहेंगे? परवर्ती नदी कहेंगे, परवर्ती नदी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे दिहांग और दिबांग और लोहित नदी, ये 3 नदी जो है ना, तो ये जो है किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? क्रम विहीन अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। क्रम विहीन अपवाह तंत्र के निर्माण करने वाली प्रमुख नदी तंत्र का नाम बताएंगे। तो दिहांग, दिबांग और लोहित नदी, तो ये 3 नदी हो गया। तो ये कौन सा नदी का निर्माण कर रही है? क्रमहीन नदी, क्रमहीन अपवाह तंत्र के, क्रमहीन अपवाह तंत्र में कौन सा नदी निर्माण कर रही है? तो दिहांग, दिबांग और लोहित नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो क्रमहीन अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछ जाएगा क्रमहीन अपवाह तंत्र की कौन प्रमुख नदियां हैं? तो दे देगा आपको दिहांग बिल्कुल है, और दिबांग है, लोहित नदी है। तो ये आपको क्रमहीन अपवाह तंत्र का उदाहरण है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब बातें करते हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी को, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदी को कौन सा तंत्र बोलते हैं? तो आपको अनुवर्ती नदी के नाम से जानते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी को कौन सा नदी तंत्र बोलते हैं? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज को जो है नदी किसका उदाहरण है? तो पूर्ववती नदी के उदाहरण है। पूर्ववती मान कि जो पहले से बह रही है उसी को पूर्ववती है ना। पूर्ववती नदी का उदाहरण में कौन सा से आ जाएगा नदी? सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र जो है पूर्ववती नदी का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से पूर्ववती नदी कौन है? सिंधु है, बिल्कुल है। ब्रह्मपुत्र है, बिल्कुल है। सतलज है, बिल्कुल है। ध्यान रखेंगे पूर्ववती नदी है, जो पहले से बहती आ रही है उसी को पूर्ववती नदी बोलते हैं। वे नदियाँ जो स्थल खंड के ढलान का अनुसरण नहीं करती हैं तो क्या कहलाती हैं? तो उसी को पूर्वारोपित नदी बोलते हैं, पूर्वारोपित नदी बोलते हैं। पूर्वारोपित नदी किसको बोलते हैं? तो वे नदियाँ जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं पूर्वारोपित नदियाँ बोलते हैं। तो इसी को ध्यान रखेंगे। तो पूर्वारोपित जो है, रोपित जो नदी का उदाहरण कौन हो गया? पूर्वारोपित जो नदी जो है आपको स्वर्ण रेखा नदी हो गया, सोन नदी हो गया, चंबल नदी हो गया, बनास नदी है। तो यह किस प्रकार का उदाहरण की नदियाँ हैं? तो पूर्वारोपित नदी है। पूर्वरोपित का कहने का मतलब क्या हो गया? वे नदियाँ जो स्थल खंड के ढलान का अनुसरण नहीं करती हैं, है ना, कहीं भी बह जाएगी, कहीं भी मान के नदी बह रही है, नदी है,
क्या है नदी जो है बह रही है। लेकिन ये नदी कभी टूट कर इधर भाग जाएगी, कभी इधर भाग जाएगी, कभी इधर भाग जाएगी। यही आपको पूर्वारोपित नदी हो गया, इसका कोई कोई ठिकाना नहीं है। तो इसको कोई ठिकाना नहीं, जैसे कि स्वर्ण रेखा नदी है ना, सोन नदी हो गया, चंबल नदी हो गया, है ना, और बनास नदी। ध्यान रखेंगे, पूर्वारोपित नदी का ये उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, छोटी और तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं, तो उसको कौन से बोल देंगे? तो याद रखेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे छोटी और तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती है, उसको समानांतर अपवाह प्रतिरूप बोलेंगे। जो छोटी और तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जाके मिलती है, तो वो कैसी उदाहरण है? तो समानांतर अपवाह प्रतिरूप का ये उदाहरण है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कौन सी पूर्ववर्ती नदी है, कौन समानांतर है, कौन अरियल है, कौन पूर्ववर्ती नदी है। एक्सीडेंटल रिवर बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी को, क्या बोलते हैं? एक्सीडेंटल रिवर। तो इंग्लिश में पूछ देगा एक्सीडेंटल रिवर कौन कौन सा? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसको एक्सीडेंटल रिवर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और हिमालय के जो नदियाँ का अपवाह तंत्र पर बात करेंगे, तो हिमालय के जो कौन कौन सी नदियाँ जो है ये अपवाह तंत्र में आता है, तो खूब इत्मीनान से समझिएगा। हिमालयी नदियाँ बारहमासी क्यों होता है? बारहमासी मतलब कि 12 महीना पानी रहता है, पानी रहता है या बहता है, तो इसी को बोलते हैं बारहमासी नदियाँ। तो आपको समझ में आ गया कि जिसमें सालों भर पानी रहती है उसी को बारहमासी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जल की प्राप्ति जो है वर्षा से और हिम के पिघलने से होता है। ये दोनों से जल से, अगर वर्षा होगा तो इसके नदियाँ मिल जाएंगे, और ये वर्षा नहीं होगा तो बर्फ़ पिघलने के चलते जल की आपूर्ति मिल जाती है। इसलिए इसको साल भर जो है नदी में पानी रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं बारहमासी नदियाँ बोलते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें हिमालय नदियाँ का विशेषता क्या है? ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। बारहमासिया का कौन सी नदी है? तो ये हिमालय नदियाँ बारहमासी का उदाहरण है। चलिए हिमालय नदियाँ के जो है विशेषता देखते हैं। पर्वतीय भाग में गहरे गर्ज, है ना, गर्ज, पर्वतीय भाग में गहरे गर्ज और भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन पूछता है, तो भी आकार के घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो हिमालय की जो नदियाँ जो है भी आकृति की, ऐसी आकृति की नदी बना लेती हैं। तो भी आकृति की जो है घाटी की आकृति का निर्माण ये हिमालय नदियाँ करती हैं। बिल्कुल बात सही है। छिप्रिकाएँ जो है, छिप्रिकाएँ जलप्रपात का निर्माण करती है। छिप्रिकाएँ और जलप्रपात का निर्माण कौन करती है? तो हिमालय की नदियाँ करती हैं। और तथा मैदानी भाग में समानांतर घाटियाँ का निर्माण करती हैं, जैसे कि गोखुर झील का निर्माण आपको कौन से करते हैं? तो हिमालय की नदियाँ करती हैं। बाढ़ पीड़ित मैदान के निर्माण कौन करती है? तो हिमालय का। अब विसर्पण के जो है निर्माण कौन करती है? तो विसर्पण के जो नदियाँ जो है हिमालय करती हैं। डेल्टा के निर्माण कौन करती है? तो हिमालय की नदियाँ करती हैं। तो चलिए हिमालय की नदियाँ क्या क्या से विशेषता है? तो ये पहाड़ियों क्षेत्र में गर्ज का निर्माण करती है ना, गर्ज का निर्माण करती है। भी आकृति की घाटी निर्माण करती है। छिप्रिकाएँ, है ना, छिप्रिकाएँ का निर्माण कौन सी नदी करेगी? तो हिमालय नदियाँ। जलप्रपात के निर्माण कौन करेगी? हिमालय की नदियाँ। मैदानी भागों में समतल घाटियों का निर्माण हिमालय की नदियाँ। गोखुर झील का निर्माण आपको हिमालय की नदियाँ। बाढ़ पीड़ित मैदान का निर्माण हिमालय की नदियाँ। विसर्पण का जो है विसर्पण मतलब कि जो सांपों की तरह ऐसे बहता है। देखिए विसर्पण वाला ये नदी जो है ऐसे ऐसे बहता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसी को विसर्पण बोलते हैं। उसी को विसर्पण, जो सांप की तरह चलता है, बहता है नदी को विसर्पण के, तो हिमालय की नदियाँ विसर्पण के। तो डेल्टा के निर्माण आपको हिमालय की नदियाँ करती हैं। तो ध्यान रखेंगे ये हिमालय की नदियाँ की प्रमुख विशेषता थी। तो विशेषता समझ में आ गया। अब बातें करेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र पर बात करेंगे। सिंधु नदी अपवाह तंत्र में जो है भारत में हिमालय की नदियों के सबसे पश्चिमी
नदी कौन सी है, तो आपको पश्चिमी नदी कौन सी है, तो ये आपको सिंधु नदी है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी पूछेगा तो ध्यान रखेंगे पश्चिमी नदी कौन है, तो ये आपको सिंधु नदी जो है ये पश्चिमी नदी का उदाहरण है। आज सिंधु नदी का उद्गम पूछेगा तो क्या बताएंगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश श्रेणी के बोखरचू हिमनद से हुआ, बोखरचू हिमनद से हुआ, कैलाश पर्वत के श्रेणी के बोखरचू हिमनद से हुआ है। तब बोखरचू हिमनद से किस नदी का निर्माण हुआ है, तो सिंधु नदी का उद्गम है जो कैलाश श्रेणी से हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बोखरचू हिमनद कहाँ है, तिब्बत में कैलाश पर्वत में है, जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, यहीं से याद हो गया। आगे बात करते हैं, सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो ये तो भाई था तिब्बत में है, लेकिन ये सिंधु जो नदी जो है आएगी कहाँ पर भारत में प्रवेश करेगी, तो आपको लेह में दमचौक में प्रवेश करती है। दमचौक में सिंधु नदी है जो है दम लगाकर कहाँ पहुँचती है, तो लेह में पहुँचती है, दमचौक में। ये भारत में सिंधु नदी प्रवेश करती है कहाँ से, तो दमचौक में प्रवेश करती है, दमचौक याद रखेंगे। अब बात करते हैं सिंधु नदी की लंबाई कितना होगा भाई, तो सिंधु नदी की लंबाई है 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है, भारत में पूछ रहा है। तो भारत में जो है सिंधु नदी जो है ना कितना बहती है, तो 1114 किलोमीटर। कुल लंबाई पूछेगा 2880 किलोमीटर। तो ये दोनों को भी कन्फ्यूज नहीं करना है कुल लंबाई में, क्योंकि ये जो है सिंधु नदी है भारत में नहीं बहती है, पाकिस्तान में भी बहती है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे इसकी लंबाई जो है कुल पूछेगा, कुल टोटल पूछेगा तो 2880। सिंधु जो नदी है भारत में कितना बहती है, कितना किलोमीटर, 1140 किलोमीटर बहती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। सिंधु नदी के दाहिने तरफ से किसकी तरफ, दाहिने के तरफ से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो सिंधु नदी के दाहिने की तरफ से है ना, ये नदी बहा दीजिए इसको, ये नदी बह रही है, ये हो गया दाहिना, दाहिने की तरफ से मिलती है कौन सा, तो आपको काबुल, कुर्रम, गोलम, तोची, बिबुआ और सांगर, ये जो नदियाँ जो हैं ये आपको सिंधु नदी के दाहिने की तरफ मिलने वाली नदी तक, काबुल हो गया, कुर्रम हो गया, गोमल हो गया, तोची हो गया, बिबिवा हो गया और सांगर हो गया। तो ये किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन ये दाहिने की तरफ से आकर मिलती हैं, है ना। दाहिने और बाएं की तरफ ध्यान रखेंगे, तो ये दाहिने की तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन से याद कीजिए, काबुल, कुर्रम, गोलम, तोची, बियोआ, सांगर हो गया, ये दाहिना की तरफ। अब बातें करते हैं बाएं तरफ जो है, बाएं तरफ जो है सिंधु नदी के बाएं तरफ में जास्कर, सिगार और पंचनद हो गया, जास्कर, सिगार और पंचनद जो है बाएं की तरफ मिलता है। इसी में से पूछ देगा, जानते हैं सिंधु के बाएं की तरफ मिलने वाली कौन सी नदी, जास्कर है, बिल्कुल है भाई, सिगार है, बिल्कुल ये बाएं तट मिलती है। पंच नदी किसकी सहायक नदी है, आपको सिंधु की, ये आपको बाएं तट पर मिलती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, जास्कर, सिगार या पंचनद ये किसकी सहायक है, सिंधु की है। और सिंधु के काबुल, कुर्रम, गोलम, तोची, बेवा और सांगर जो है ये आपको सिंधु की सहायक नदी है। चलिए आगे बात करते हैं, जास्कर हो गया, सतलज हो गया, सयोक हो गया, स्प्रीति हो गया, ये उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बनाया गया। तो इसमें सही बता रहा है, तो सोयोक हो गया, जास्कर हो गया, संप्रीति हो गया, सतलज हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सही क्रम में पूछा हुआ था, तो याद रखेंगे। तो सयोक, जास्कर, संप्रीति, सतलज ये किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जो आपको उत्तर से दक्षिण से सही अनुक्रम में सजाने को दिया था। सयोक, जास्कर, संप्रीति, सतलज जो है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए भारत में जो है नदियाँ के जो है स्थिति पर थोड़ा सा चर्चा किया गया है। तो देखिए यही सिंधु नदी है, सिंधु नदी कहाँ है, यहाँ पर सिंधु नदी है। और सिंधु नदी पाकिस्तान में झेलम नदी हो गया, और रावी हो गया, सतलुज हो गया, ब्यास नदी हो गया, गंगा नदी यहाँ पर है, गोमती, घाघरा, यमुना, लूनी नदी राजस्थान का, साबरमती नदी हो गया, माही नदी हो गया, ये नर्मदा हो गया, बेतवा हो गया, चंबल हो गया, सिंध हो गया।
केन हो गया, सोन हो गया, गंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, महानदी हो गया, कृष्णा नदी यहाँ पर है, गोदावरी नदी यहाँ पर है, ताप्ती नदी यहाँ पर है, तुंगभद्रा कर्नाटक वाला यहाँ पर है, कावेरी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में जो कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं और अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको मैप से देख लीजिएगा। सांगपो नदी यहाँ पर है, तिब्बत वाला, ठीक है। ब्रह्मपुत्र हो गया, कर्क देखिए ये हो गया आपको कर्क रेखा, बीचों बीच गुजरता है कर्क रेखा। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है, पंचनद नदी आपस में मिलकर सिंधु से कहाँ संगम कर दी है, तो मिठानकुट पाकिस्तान में। ये पंचनद नदी जो है आपस में मिलकर सिंधु से कहाँ संगम करती है, तो मिठानकुट में। पंचनद नदी आपस में मिलकर सिंधु कहाँ पर संगम कराती बनती है, तो ये मिठानकुट पाकिस्तान में ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। पंचनद में कौन कौन सी नदी आती है, पंचनद में तो 5 गो नदी आती हैं, इसमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये हो गया पंचनद नदी, है ना। 5 नदियाँ को संगम को पंचनद नदी बोलते हैं। पंचनद नदी में कौन कौन, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये हो गया पंचनद नदी। पंचनद नदी आपस में मिलकर सिंधु में कहाँ संगम बनाती है, तो मिठानकुट पाकिस्तान में। मिठानकुट कहाँ, तो पाकिस्तान में ये आपको संगम बनाती है, इसी को हमेशा ध्यान रखेंगे। पंचनद नदी में पूछेगा कौन कौन सी नदी हो गया, 5 नदियाँ, ब्यास, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम हो गया पंचनद नदी, जो मिठानकुट पाकिस्तान में ये संगम बनाती हैं। लेह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। लेह जो है सिंधु नदी के तट, लेह जो है ये सिंधु नदी के तट पर है, तो दाहिने के तट पर है। क्या समझे, लेह जो है, जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। तो क्वेश्चन पूछेगा लेह जो है, लेह किस नदी के किनारे पर है, किस तट पर, तो आपको सिंधु नदी के तट पर जो है, सिंधु नदी के किस दाहिने तट पर या बाएं तट पर, तो यह दाहिने तट पर जो है, जो लेह जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, इसी को ध्यान रखेंगे। लेह सिंधु नदी के तट पर है जी, दाहिने तट पर, याद हो गया। आगे बात करते हैं, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी जल समझौता हुआ है। सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार भारत को कितने % जल का उपयोग किया गया है, तो 20%। 20% जल जो है सिंधु जल समझौता जो हुआ था, इसके अनुसार जो है भारत को 20% जल उपयोग करने का ये समझौता हुआ था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ रहा है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या हो गया, चिनाब हो गया। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी याद कीजिए, चिनाब। चिनाब किसकी सहायक है, तो ये आपको सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो चिनाब याद कीजिएगा, चिनाब। चलिए अब बात करते हैं झेलम, जिसका प्राचीन नाम क्या था। झेलम का प्राचीन नाम भी बितस्ता है ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो झेलम का प्राचीन नाम क्या है, तो बितस्ता। चलिए झेलम के जो है प्रमुख दोआब क्षेत्र के बारे में देखते हैं। दोआब क्षेत्र पहला जो है सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब जो है सिंधु और झेलम के बीच के मध्य को क्या बोलते हैं, सिंधु दोआब क्षेत्र बोलते हैं। सिंधु और झेलम के बीच में जो है ना, तो ये आपको सिंधु दोआब क्षेत्र में पूछेगा तो कौन सी नदी हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा और झेलम नदी हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया चाज दोआब। चाज दोआब जो है झेलम अब चेनाब है ना, झेलम अब चेनाब हो जाएगा। और रेचा दोआब जो होगा रेचना दोआब जो है रावी और चिनाब। रे से हो जाएगा रावी और चे से हो जाएगा चिनाब, रेचना में हो जाएगा रावी और चिनाब हो गया, ठीक है। बारी हो जाएगा, बारी में हो जाएगा ब से ब्यास, आर से मन के र से हो जाएगा रावी। तो बारी में कौन सा, रावी और ब्यास हो जाएगा। बितस्त सागर, तो ब्यास और सतलज, बितस्त में तो इसका नाम से भी बितस्त में, तो ब्यास और सतलज। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु सतलज द्वाब में कौन सी प्रमुख द्वाब वाला है, तो सिंधु तो है ही, झेलम इसमें आ जाता है। चाज में हो जाएगा, चाज में क्या होगा, चाज में झेलम और चिनाब हो गया, ठीक है ना।
रेचना, रेचना में हो गया रावी चेनाब हो गया। बारी में ब्यास और रावी हो गया। बितास सागर ब्यास और सतलज हो गया। इसी को ध्यान रखेंगे, ये प्रमुख दोआब वाला क्षेत्र था, दोआब वाला क्षेत्र था। चलिए आगे क्वेश्चन जो पूछेगा, झेलम नदी का उद्गम पूछ रहा है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? तो बेरीनाग के निकट आपको शेषनाग झील से हुआ है। झेलम जो नदी का उद्गम जो स्थल है कहाँ से हुआ है? तो आपको बेरीनाग के तट जो है शेषनाग झील से हुआ है। इसी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, बुलर झील से होकर कौन सी नदी प्रभावित होती है? तब बुलर झील से कौन सी नदी प्रभावित होती है जी? तब बुलर झील से कौन सी नदी? तो झेलम नदी जो है बुलर झील से होकर प्रभावित होती है। तो जो झेलम का जो उद्गम है बेरीनाग के निकट शेषनाग से हुआ, बेरीनाग के निकट शेषनाग से हुआ है। बुलर झील के जो है बुलर झील से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो ये झेलम नदी गुजरती है। श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। मांगला डैम जो है इसका निर्माण जो है मांगला डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो झेलम नदी पर हुआ है। झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता हो गया, न ब्यास का बितस्ता हो गया। झेलम के नदी पर एक डैम बनाया गया है मांगला डैम। तब मांगला डैम किस नदी पर? तो झेलम नदी पर। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो आपको झेलम पे। बुलर झील जो है होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो झेलम। झेलम का उद्गम स्थल बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से हुआ है। इसी को ध्यान रखेंगे, मंगला डैम याद रखेंगे इसी को। तुलबुल और उरी परियोजना जो है किस नदी पर? झेलम पर। तुलबुल और उरी परियोजना जो है तुलबुल और उरी परियोजना किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर है। तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर है। इसी को ध्यान रखेंगे। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक ले भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? भारत और पाकिस्तान का सीमा का निर्धारण जो है मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक ले किस नदी के द्वारा पाकिस्तान का सीमा का निर्धारण होता है? तो ये आपको झेलम नदी के द्वारा। झेलम नदी के जो है मुजफ्फराबाद से आपको मीरपुर तक ले है भारत और पाकिस्तान का सीमा का निर्धारण झेलम नदी के द्वारा होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। बांसमंगल क्या है? तो पाकिस्तान में प्रवेश जो पूरब झेलम के द्वारा बनाई गई गहरी घाटी है। मंगल क्या है? बांसमंगल क्या है भाई? पाकिस्तान में प्रवेश से पूर्व जो है झेलम नदी के द्वारा बनाया गया घाटी है। तो बांसमंगलम क्या है? तो पाकिस्तान में जैसे प्रवेश झेलम करती है उससे पहले एक घाटी के निर्माण कर देती है, जिसका घाटी का नाम क्या बोलते हैं? बांसमंगलम कहते हैं। मंगल बोलते हैं, बांसमंगल कहते हैं। झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चेनाब में मिलती है? तो झांग के पास मिलती है। झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चेनाब में मिलती है? तो झांग के पास मिलती है, झांग के पास मिलती है। इसी को ध्यान रखेंगे। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा जो है झेलम की सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछेगा किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह झेलम की सहायक नदी है। किशन गंगा पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो यह झेलम की सहायक नदी है। करेवा घाटी कहाँ स्थित है? करेवा घाटी जो है, करेवा घाटी पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो कश्मीर में है। कश्मीर की घाटी में करेवा की घाटी, और इसी करेवा के घाटी में केसर का खेती होता है। केसर की खेती करेवा घाटी में जम्मू कश्मीर में होता है। कश्मीर की घाटी में यह मिट्टी जो केसर की खेती के लिए विशेष उपयोगी है, देख रहे हैं ना। और केसर का जीआई टैग भी दिया गया है। इसी को याद रखेंगे। अब बात कर रहे हैं चेनाब नदी, जो इसका पुराना नाम क्या है? चेनाब नदी का आरेस्किन नदी है। चेनाब का पुराना नाम क्या है? आरेस्किन नदी है। चेनाब का पुराना नाम आरेस्किन नदी है, यह पुराना नाम था। चलिए चेनाब के बारे में देखते हैं। चेनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो ये आपको चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। तो चंद्रभागा के नाम से किस नदी को हिमाचल प्रदेश में जानते हैं? तो चेनाब नदी को हम लोग हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानेंगे?
तो ये आपको चंद्रभागा जो नदी को, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं, चेनाब नदी को चंद्रभागा। चेनाब की सहायक नदी, चेनाब की किसकी सहायक नदी है? चेनाब जो है किसकी है? तो ये चेनाब जो है सिंधु की सहायक नदी है ना, ध्यान रखेंगे। चेनाब किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। बड़ा लच्छा दर्रे से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो चंद्र और भागा नदी का निर्माण हुआ है। चंद्र और भागा नदी का जो है, और इन्हीं दोनों नदियों को मिलने से चेनाब की उत्पत्ति हुआ है। ये दो नदी हैं, चंद्र और भागा, दो बड़ा लच्छा से निकला हुआ है। और जब दोनों जाके मिल जाती है, चंद्र और भागा मिल जाती है, तो चेनाब नदी का निर्माण करती है बड़ा लच्छा दर्रा से। तो बड़ा लच्छा दर्रा से किस नदी का उत्पत्ति हुआ है? तो चंद्र और भागा। और जब दोनों आपस में मिल गया तो आपको चेनाब नदी की उत्पत्ति हुआ है। बड़ा लच्छा दर्रा से चेनाब नदी की उत्पत्ति। चेनाब भारत में अपवाह क्षेत्र कितना है? चेनाब नदी का जो है अपवाह क्षेत्र भारत में कितना है? तो 21,880 वर्ग किलोमीटर कुल जो हो गया। आपको ध्यान रखेंगे, ये कुल में पूछेगा 2950 वर्ग किलोमीटर में है, मन की किलोमीटर में फैला हुआ है, अफवाह फैलता है। भारत में पूछेगा तो 21,880 हो जाएगा। और 29,550 जो है वर्ग किलोमीटर में कुल हो जाएगा इसकी लंबाई। चलिए आगे बात करते हैं चेनाब की भारत की लंबाई। चेनाब में जो है भारत में जो है चेनाब की भारत में लंबाई पूछेगा तो 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर। तो चेनाब की जो है भारत में लंबाई पूछेगा तो 1180 किलोमीटर है, 1180 किलोमीटर है। चलिए चेनाब पर निर्मित जो है महत्वपूर्ण परियोजना जो है, कौन कौन सी परियोजना है? तो बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर। और दुलहस्ती परियोजना। तो ये 3 गो परियोजना याद रखिए चेनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना जो है चेनाब नदी पर है। इस परियोजना को नाम याद रखेंगे। दूध गंगा जो है किस राज्य में स्थित है? दूध गंगा जो है आपको जम्मू कश्मीर में है। दूध मांगोगे मान कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, और कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। तो याद रखेंगे दूध गंगा जो है तो ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है दूध गंगा। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर बनाया गया है। तो विश्व की सबसे ऊंची पुल बनाया गया है किस नदी पर? तो ये चेनाब नदी पर बनाया गया है, चेनाब नदी पर। इसी को ध्यान रखेंगे, जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है चेनाब नदी पर, इसको हमेशा स्मरण रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं रावी नदी पर। रावी नदी की बात करते हैं। रावी नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? रोहतांग दर्रा के पास है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है ना, रोहतांग दर्रा के पास हुआ है। रावी नदी का उद्गम पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो रोहतांग दर्रा से। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निर्माण हुआ है, इसी को ध्यान रखेंगे। रावी नदी पर निर्मित 2 प्रमुख परियोजना की याद करते हैं। चलिए रावी नदी पर जो प्रमुख परियोजना में चमेरा परियोजना किस नदी पर? तो रावी नदी। थीन परियोजना जो आपको रणजीत सिंह सागर पर हुआ था, थीन हो गया, चमेरा हो गया, और शाहपुर कंडी बांध परियोजना जो है प्रस्तावित है। चलिए याद कीजिए, रावी नदी पर है चमेरा परियोजना पूछेगा तो रावी नदी पर है, बिल्कुल है। थीन परियोजना जो है आपको रावी नदी के रणजीत सागर पर बनाया गया है। शाहपुर कंडी बांध जो ये परियोजना प्रस्तावित है तो ये आपको रावी नदी पर बनाया जाएगा। शाहपुर कंडी बांध जो है बनाया जाएगा रावी नदी। चमेरा खूब पूछता है, थीन पूछता है, और शाहपुर कंडी बांध याद रखेंगे, ये रावी नदी पर बनाया जाएगा। रावी नदी और चेनाब का संगम कहाँ है? रावी और चेनाब का संगम पूछेगा सराय सिंध में जो पाकिस्तान में है ना। रावी नदी और चेनाब का संगम कहाँ होगा? तो आपको सराय सिंध में, आपको पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में। चंबा घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? चंबा घाटी में आपको रावी नदी बहती है। चंबा घाटी में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी हो गया? तो आपको रावी नदी है, जो चंबा घाटी में रावी नदी प्रभावित होती है, इसी को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था?
बिपाशा, बिपाशा नाम से जानते हैं। किसका प्राचीन नाम बिपाशा है? तो ये आपको ब्यास नदी का बिपाशा प्राचीन नाम है। तो अब बात करते हैं तो बिपाशा का ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो आपको ब्यास कुंड और रोहतांग दर्रा से हुआ है। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा से हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात को। कुल्लू घाटी में प्रवेश होने वाली नदी कौन है? तो कुल्लू घाटी में प्रवेश होने वाली नदी तो ये यही ब्यास नदी जो है कुल्लू घाटी में प्रवेश करने वाली नदी, आपको ध्यान रखेंगे। धौलाधर श्रेणी से काती काती और कारलगी में कौन सा गर्ज का निर्माण करती है? तो ब्यास नदी करती है। धौलाधर श्रेणी में काती और कारगी में कौन सा गर्ज का निर्माण करती है? तो ये ब्यास नदी करती है। धौलाधर श्रेणी में ब्यास नदी गर्ज का निर्माण करती है। ब्यास नदी जो है मैदान भाग में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ये ब्यास जो नदी है मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तलवाड़ा, तलवाड़ा से होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, तलवाड़ा के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में ये ब्यास नदी जो है मैदानी भाग में अब बहना शुरू हो जाती है। तो ब्यास नदी जो है मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो तलवाड़ा जो है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, इसी को ध्यान रखेंगे। हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी किस नदी से होकर जाता है? तो सतलज नदी। तो हरिके नामक जो है स्थान पर ब्यास किस नदी में जाकर मिलती है? तो आपको सतलज नदी में। हरिके नामक स्थान पर ब्यास जो है मिलती है कहाँ पर? तो सतलज में मिलती है, सतलज। हरिके बैराज से कौन सी नहर निकली है? तो यही आपको इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी, आपको इंदिरा गांधी नहर जो है बनाया गया है, इंदिरा गांधी नहर जो है। चलिए आगे बात करते हैं, राजस्थान में है इंदिरा गांधी। पंचनद की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में, तो ब्यास नदी का है ना। पंचनद का जो है एकमात्र जो है केवल भारत में प्रवेश होती है, तो आपको ब्यास नदी है। ब्यास नदी का भारत में प्रवेश मतलब कि प्रवेश है, केवल भारत में ही है, प्रवाह उसका होता है। आगे बात करते हैं सतलज नदी को शतुद्री के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? राकसताल झील जो है आपको तिब्बत का पठार से हुआ है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है? राकसताल झील से, आपको तिब्बत के पठार से सतलज नदी का उद्गम हुआ है। सिंधु नदी के समानांतर बहने वाली कौन सी नदी है? तो ये आपको यही सतलज नदी जो है सिंधु के समानांतर में बहती है, सतलज नदी। सतलज नदी भारत में किस जगह में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है सिपकिल्ला दारा से। तो क्वेश्चन पूछता है सिपकिल्ला दारा से कौन सा नदी प्रवेश करती है? तो सतलज नदी प्रवेश करती है, ध्यान रखेंगे। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो यही आपको सतलज नदी पर। तो सतलज नदी पर कौन सा परियोजना? तो भाखड़ा नंगल परियोजना बनाया गया है, भाखड़ा नंगल परियोजना। एकमात्र जो है पूर्ववर्ती नदी जो है हिमालय के तीनों श्रेणियों में अपरदित कर प्रभावित होती है, तो यही सतलज नदी है। एकमात्र जो है पूर्ववर्ती नदी जो है हिमालय के श्रेणियाँ में अपरदित कर प्रभावित होती है तो कौन सा नदी? सतलज नदी है, जो हिमालय को काटकर वहाँ से बहती है। यही आपको एकमात्र नदी जो है एक्सीडेंटल रिवर में पूर्ववर्ती नदी जो है सतलज नदी। पूर्ववर्ती नदी में कौन होगा? ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, सतलज हो गया, जो एकमात्र जो है अपरदित कहकर हिमालय में ये प्रभावित होती है, इसी को ध्यान रखेंगे। फिरोजपुर से फाजिलका जो है पंजाब के बीच में भारत और पाकिस्तान के सीमा से होकर कौन सी नदी जाती है? तो यही सतलज नदी जाती है, सतलज नदी जो है फिरोजपुर और पंजाब के बीच में भारत और पाकिस्तान से होते हुए कौन सी नदी बहती है? तो यही सतलज नदी बहती है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? चेमायुंडम हिमनद से हुआ है, जो मानसरोवर झील में है। मानसरोवर झील से चोमायुंडम हिम ग्लेशियर से मानसरोवर झील से आपको ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, तो इसी को ध्यान रखेंगे।
और इसी को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में किस नाम से बोलेंगे? सांगपो के नाम से, सांगपो को नाम से तिब्बत में किस नदी को बोलते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। सांगपो यारलोंग, सांगपो या यारलोंग का अर्थ क्या है? युद्ध करने वाला। सांगपो या यारलोंग का अर्थ क्या है? युद्ध करने वाला, है ना। इसका अर्थ यह है। आपको ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम क्या है गया? ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम जैसे है आपको दिहांग जो है, जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो दिहांग, ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र को जो है असम में बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को असम में बोलते हैं। और आपको बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र को यमुना के नाम से जानते हैं। चलिए याद कीजिए, तो ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से? तो दिहांग के नाम से जानते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से, और जमुना को मतलब कि ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से आपको बांग्लादेश में बुला जाते हैं। जमुना के नाम से किस नदी को बोलते हैं? तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी को। किस देश में? तो बांग्लादेश में बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से कब जाना जाता है? तो दिहांग और लोहित के मिलने के बाद, तो दिबांग और लोहित के मिलने के बाद दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसी को ध्यान रखेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या हो गया? तो विश्व का सबसे बड़े नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप जो है, माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम बताइए क्या हो जाएगा? तो माजुली द्वीप से, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है माजुली द्वीप। राष्ट्रीय जल मार्ग जो है संख्या 2, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। तो सादिया से धुबरी तकले जो है, इसकी जो है सदिया से धुबरी तकले है राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है किस नदी पर निर्माण किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से कहाँ तक? तो सदिया से धुबरी तक है। राष्ट्रीय जल मार्ग जो है 2 जो है इसकी लंबाई पूछा गया है, तो 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जल मार्ग जो है संख्या 2 की लंबाई जो है आपको ब्रह्मपुत्र जो है नदी पर बनाया गया है सदिया से धुबरी, इसकी लंबाई कितना किलोमीटर में है? तो 891 किलोमीटर इतना लंबा है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। माजुली नदी द्वीप को किस वर्ष जो है भारत का नदी द्वीप जिला घोषित कर दिया गया? तो आपको ध्यान रखेंगे 2016 में घोषित कर दिया, नदी द्वीप जिला घोषित कर दिया 2016 में घोषित कर दिया गया। इसी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार से जल मार्ग का निर्माण करती है? गोमतीत जल मार्ग है, गोमतीत जल मार्ग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोमतीत जल मार्ग असम में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के जल मार्ग का निर्माण करती है? तो गोमतीत जल मार्ग। तो गोमतीत जल मार्ग का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ब्रह्मपुत्र करती है। तो गोमतीत जल मार्ग कहाँ देखने को मिलती है? तो असम में। तो ध्यान रखेंगे इसी को। क्लियर हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आप देखते हैं, उसकी सहायक नदी अब पार्टनर रिवर कौन है गया? सुबनसिरी। कौन हो गया? सुबनसिरी हो गया। कामेक हो गया, कामेंग हो गया, मानस हो गया, धनसिरी हो गया, जिया भरेली हो गया, और पगलादिया हो गया, पिथुमारी हो गया, पिथुमारी, और संकोश हो गया। ये आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की कौन कौन से? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धनसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, पिथुमारी और संकोश जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इसी को ध्यान रखेंगे। इसी में से क्वेश्चन दे देगा कि बताइए ये किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखेंगे इसी को। ब्रह्मपुत्र के बाएं तट पर सहायक नदियाँ मिलती है, कौन सा? ब्रह्मपुत्र के बाएं तट पर मिलने वाले कौन होगा? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो और संकोश और तीस्ता। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र के। संकोश किसका? ब्रह्मपुत्र के। अमो ब्रह्मपुत्र के, मानस ब्रह्मपुत्र के, कामेत ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र। किस तट पर मिलता है? तो आपको बाएं तट पर मिलता है। बाएं तट पर मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं
दाहिने तट पर, सॉरी दाहिने तट पर मिलने वाली थे, बाएं नहीं, दाहिने तट पर मिलने वाली। अब देखिए बाएं तट पर मिलने वाली कौन सी नदी, बाएं तट पर मिलने वाली कौन सी हो गया, चलिए बाएं तट पर हो गया दिबांग, लोहित, धनश्री, कपिली, कपिली हो गया, मेघना हो गया और बराक हो गया। ये बाएं तट पर मिलता है। तो बराक किसका है, सहायक नदी ब्रह्मपुत्र का, मेघना किसका, ब्रह्मपुत्र का, कपिली हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का, धनश्री हो गया ब्रह्मपुत्र का, लोहित ब्रह्मपुत्र का और दिबांग हो गया ब्रह्मपुत्र का। ये आपको बाएं तट पर मिलने वाला। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाएं तट पर मिलता है कौन सी, तो ध्यान रखेंगे ये आपको सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र के। लोहित नदी को किस नाम से एक उपनाम दिया गया है, तो खून की नदी के नाम से जानते हैं। खूनी नदी, खून के नदी, खून के नदी के नाम से किसको बोला गया, तो लोहित नदी को। इस नदी का रंग खून की तरह है, इसलिए नदी को खूनी नदी बोलते हैं। किसका, तो लोहित नदी को। लोहित किसकी सहायक है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र के लोहित नदी है तो बाएं तट पर मिलती है। हो गया ना, खूनी नदी पूछेगा तो बता दीजिएगा, खूनी नदी आपको लोहित नदी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा बराकर नदी का उद्गम है, बराकर नदी का उद्गम है मणिपुर की पहाड़ी से। तो मणिपुर के पहाड़ी से आपको बराकर जो है आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक है, जो बाएं तट पर मिलती है, कन्फर्म हो चुका है। तो ये जो है बराकर नदी का उद्गम स्थल किस पहाड़ी से, तो मणिपुर के पहाड़ी से। बराकर नदी का जो है उद्गम किस पहाड़ी से, तो आपको मणिपुर की पहाड़ी से हुआ है। बराकर किसकी सहायक है, तो आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ब्रह्मपुत्र के। तिपाई मुख जल जल विद्युत परियोजना, तिकाई मुख जो है जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर निर्माणाधीन है, तो बराकर और तुई तुईवाई नदी पर, तुईवाई नदी के संगम पर जो मणिपुर में है। कौन सा जल परियोजना, तिपा तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना, तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना बराकर और तुईवाई नदी पर, तुईवाई नदी के संगम पर, ये आपको मणिपुर में है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। कौन सी मणिपुर में जो परियोजना है, तिपाई मुख जल परियोजना जो बराकर नदी पर है। चलिए लोटक जल जो है, लोटक जल विद्युत परियोजना, तो ये मणिपुर में है। मणिपुर में दो परियोजना याद रखेंगे, लोटक जल विद्युत परियोजना मणिपुर में। तो ये क्वेश्चन पूछ कर थक चुका है बोर्ड, लेकिन ये परियोजना याद रखेंगे। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना, तिपाई मुख जल परियोजना कहाँ है, तो आपको मणिपुर में। लोटक आपको लोटक तो आपको मणिपुर में तो याद हो गया। तिपाई मुख जल परियोजना आपको मणिपुर याद रखेंगे। बांग्लादेश के विरोध के कारण कौन सी नदी परियोजना विवादित है, बांग्लादेश के विरोध के कारण कौन सी नदी परियोजना विवादित है, तो वहीं तिपाई मुख जो है जल विद्युत परियोजना विवादित है। जो किस देश के चलते विरोध किया जा रहा है, तो ये बांग्लादेश के चलते विरोध किया जा रहा है इस परियोजना के, तिपाई मुख परियोजना पर। मणिपुर में जो है इस पर जो है विवाद चल रहा है, जो आपको बराकर तुआई वाई नदी के संगम पर है। तो ध्यान रखेंगे इसी को। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के अपवाह क्षेत्र में वार्षिक जल कितना प्राप्त होता है, तो ब्रह्मपुत्र के अपवाह क्षेत्र में जो है वार्षिक जल की प्राप्ति कितना % है, लगभग तो 200 सेंटीमीटर की जल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मपुत्र के जो अपवाह क्षेत्र में है साल भर में इसका कितना सेंटीमीटर होता है, तो 200 सेंटीमीटर की प्राप्ति होती है। आगे बात करते हैं बाढ़, जल मार्ग परिवर्तन और तट परिवर्तन हेतु कौन सी नदी जानी थी, तो ब्रह्मपुत्र को। बाढ़ हो गया, मार्ग परिवर्तन और तट परिवर्तन हेतु कौन सी नदी परिवर्तन जाना गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बोला गया है। बाढ़ से ग्रसित मार्ग परिवर्तन और तट परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र को बोला गया है। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जुड़े और उत्तर पूर्व भारत की अन्य प्रमुख नदियां घाटी है ना। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तंत्र पे जुड़ी हुई जो है प्रमुख घाटी परियोजना पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जुड़े हुए नदी घाटी परियोजना, कौन से, नदी घाटी परियोजना। चलिए आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कपिली जल हो गया ना, कपिली जल विद्युत परियोजना
ये कपिली जल विद्युत परियोजना का ब्रह्मपुत्र पर है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र पर। तो कपिली जल विद्युत परियोजना कहाँ देखने जाइएगा? तो असम में देखने चलिएगा, असम में। याद हो गया। आगे बात करते हैं कामेंग जल विद्युत परियोजना। कामेंग जल विद्युत परियोजना का अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ जी? अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना अगर कहाँ पर है तो आपको अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग जल परियोजना जो अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। अपर लोहित जल परियोजना, तो अपर लोहित पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो यह लोहित जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। डिकर रोंग जल विद्युत परियोजना, डिकर रोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। डिकर रोंग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? तो आपको ब्रह्मपुत्र पर है। डिकरोंग जो है, डिकरोंग जल विद्युत परियोजना, डिकरोंग पूछेगा। डिकरोंग जल विद्युत परियोजना जो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग हो गया, अपर लोहित हो गया, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। एक और जो है अरुणाचल प्रदेश है रंगा नदी जल परियोजना, रंगा नदी जल परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। और दामवे जल विद्युत परियोजना, कौन सा? दामवे जल परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में कामेंग है, अपर लोहित है, और डिक रोंग जल विद्युत परियोजना, और रंगा नदी परियोजना, और दामवे नदी जल परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। याद हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। नागालैंड में एक जल विद्युत परियोजना है दिव्यांग जो जल परियोजना, दोयांग जल परियोजना कहाँ पर है? तो आपको नागालैंड में है, नागालैंड में, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आगे बात करते हैं रंजीत जल विद्युत परियोजना। रंजीत जल विद्युत परियोजना कहाँ देखने को मिलेगा? सिक्किम में। तो रंजीत जल विद्युत परियोजना पूछेगा तो क्या बताएंगे? सिक्किम बताइएगा। सिक्किम में कौन सा जल विद्युत परियोजना है? रंजीत जल विद्युत परियोजना, रंजीत जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। चलिए आगे। तुईरियल जो है, तुईरियल जल विद्युत परियोजना, तुईरियल जल विद्युत परियोजना हो जाएगा मिजोरम में है। तुईरियल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना, धालेश्वरी जो है, धालेश्वरी जल परियोजना कहाँ पर? तो मिजोरम में है, मिजोरम में धालेश्वरी जल विद्युत पूछेगा तो क्या बताएंगे? मिजोरम। और तुईवाई जल परियोजना तो आपको मिजोरम में। चलिए, मिजोरम में कौन कौन सा परियोजना है? तो तुईरियल जो हो गया, तुईरियल हो गया, और धालेश्वरी हो गया, धालेश्वरी याद कीजिए, और तुईवाई हो गया, तुई रुई और तुईवाई और धालेश्वरी, ये आपको हो गया मिजोरम में 3 परियोजना है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसून ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई और चौड़ाई कितने तक बढ़ जाती है? तो आपको 10 मीटर से लेकर 8 मीटर तक बढ़ जाती है। ब्रह्मपुत्र की जो है गहराई आपको है ना, बाढ़ के समय जो है, मानसून के समय में ब्रह्मपुत्र की गहराई और चौड़ाई, तो आपको गहराई हो जाती है 10 मीटर गहरा, और चौड़ाई हो जाती है 8 मीटर। ये 8 किलोमीटर ये चौड़ा हो जाती है, ध्यान रखेंगे 8 किलोमीटर चौड़ा। असम और पश्चिम बंगाल के बीच के सीमा का निर्धारण करने वाली कौन सी हो गया? असम और पश्चिम बंगाल का सीमा का जो है निर्धारण किस नदी के द्वारा? संकोश नदी के द्वारा। संकोश नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो असम और ब्रह्मपुत्र का जो है सीमा का निर्धारण जो होता है, सीमा का निर्धारण करने वाले कौन सी नदी? तो यही संकोश नदी जो है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कंप्लीट। संकोश का उद्गम स्थल कहाँ से? संकोश जो है ये आपको भूटान की हिमालयी क्षेत्र से हुआ है। भूटान के हिमालयी क्षेत्र से किस नदी का निर्माण हुआ है? तो ये आपको संकोश, तो यही संकोश नदी जो है आपको असम और पश्चिम बंगाल के सीमा का निर्धारण ये संकोश नदी के द्वारा किया जाता है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है। और उद्गम जो है संकोश का आपको भूटान की हिमालय वाला क्षेत्र से हुआ है। तो अब बात करते हैं, अब गंगा तंत्र पर चर्चा करते हैं। किस नदी पर? गंगा नदी तंत्र पर। बहुत ही ध्यान से, पैसेंस के साथ इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाए। तो बहुत ही प्यार से समझते चलना है, आराम आराम से इसी को बता रहे हैं, क्योंकि नदी तंत्र बड़ा ही जटिल है, इसलिए 1 बार 2 बार कहकर इसको समझाते चल रहे हैं।
ठीक है ना। वीडियो पर शुरू से लास्ट तक लोग बने रहिएगा, कहीं नहीं जाना है। चलिए अब बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। कौन सी नदी? अब गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखते हैं। सतपुत हिमानी से निकलने वाली निकली आपको अलकनंदा और गोमुख के निकट है गंगोत्री। हिमनद से निकली और भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से एक नदी के निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? गंगा नदी के बोलते हैं। तो गंगा नदी को उद्गम कैसी प्रक्रिया से? तो ये आपको सतपथ हिमानी से एक नदी निकलती है अलकनंदा, और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलकर भागीरथी और देवप्रयाग में मिलने के बाद एक संयुक्त धारा मिल जाती है, और उसके बाद एक नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। समझ लिए। बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ का मंदिर जो है किस नदी के तट पर है? बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा के तट पर स्थित है। तो बद्रीनाथ जाइएगा तो वहाँ पर एक नदी होगा अलकनंदा, जो है अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ बसा हुआ है। चलिए अब गंगा के बाएं तट पर है, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। गंगा के बाएं तट पर कौन कौन हो गया? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी और महानदी हो गया। ये आपको गंगा के बाएं तट पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी हो गया, और महानदी जो है इसकी सहायक नदियाँ जो हैं, और ये बाएं तट पर मिलता है, बाएं तट पर है ना। ये नदी बह रही है और इसी के तट पर आपको बाएं तट पर मिलती है। और हो गया दाहिने तट पर ये नदी बह रही है। तो ये बाएं तट पर कौन सा हो गया? तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा जो है ये आपको बाएं तट पर गंगा के मिलती है। अब देखेंगे, अब दाहिने तट पर, गंगा के दाहिने तट पर याद कीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। देखिए गंगा के दाहिने तट पर देखते हैं, गंगा के दाहिने तट पर कौन से? यमुना हो गया, तमसा हो गया, तमसा, सोन, टोंस, कर्मनासा हो गया, पुनपुन हो गया, क्यूल हो गया। ये आपको गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। तो यमुना हो गया, तमसा हो गया, तमसा, सोन, टोंस, कर्मनासा, पुनपुन, क्यूल, ये आपको दाहिने तट पर मिलती है। एक बार और देख लीजिए, बाएं तट पर कौन? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा हो गया बाएं तट पर। और दाहिने तट पर यमुना, तमसा, सोन, टोंस, कर्मनासा, पुनपुन, क्यूल, ये आपको दाहिने तट पर। क्यों? क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन दाहिने तट पर मिलता है, कौन इसकी सहायक नदी है? पूछ लेगा आपको कर्मनासा किसकी सहायक? गंगा का। टोंस किसका? गंगा का। पुनपुन गंगा का सहायक, केवल गंगा का। सोन किसका सहायक है? गंगा का। तमसा हो जाएगा, तमसा याद रखें गंगा। यमुना हो जाएगा गंगा का। राम गंगा उसकी सहायक नदी है। गोमती गंगा के सहायक, घाघरा गंगा का, गंडक गंगा का, बागमती हो गया गंगा का सहायक, कोसी हो गया गंगा का सहायक, महानंदा हो गया गंगा का हो गया। महानदी हो गया आपको दाहिने तट पर, बाएं तट पर मिलते हैं। और इसके बाद सोन पूछता है आपको दाहिने तट पर, यमुना आपको दाहिने तट पर, कर्मनासा किसकी है? तो गंगा के दाहिने पर। तो याद रखें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आगे बात करते हैं, गंगा नदी जो है मैदान में प्रवेश किस स्थान पर करती है? तो मतलब कि मैदानी भाग में प्रवेश करती है, कहाँ? हरिद्वार में प्रवेश करती है। अब जमीन पर आ जाती है, पहले पहाड़ी से निकलती थी, अब जमीनी स्तर पर आ गई थी। गंगा कहाँ पर प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार में जमीन पर उतर जाती है, हरिद्वार में। केदारनाथ जो है किस नदी के किनारे पर है? तो आपको मंदाकिनी। केदारनाथ, तो केदारनाथ जो है किस नदी के तट पर है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर है। केदारनाथ पूछेगा, केदारनाथ जाइएगा तो किस नदी के किनारे पर होगा? तो आपको मंदाकिनी हो जाएगा। और वह एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था, बद्रीनाथ पूछेगा तो अलकनंदा। बद्रीनाथ पूछेगा, बद्रीनाथ मंदिर जो है किस नदी पर है? तो अलकनंदा हो गया।
और केदारनाथ जो है किस नदी के किनारे, तो ये मंदाकिनी। तो ये दोनों याद रखेंगे, केदारनाथ और आपको और बद्रीनाथ हो जाएगा। बद्रीनाथ हो तो अलकनंदा हो गया और केदारनाथ हो गया मंदाकिनी हो गया, इसी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन होती है? भारत में सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी कौन है अपवाह क्षेत्र में? तो ये गंगा नदी है, गंगा नदी। कानपुर हो गया, प्रयागराज, वाराणसी, पटना में से गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछा हुआ है, कौन सा होगा? इसमें सबसे बड़ा जो है ये सब गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन हो गया? तो इसमें कानपुर है, कानपुर। प्रयागराज गंगा नदी के किनारे पर है, वाराणसी गंगा नदी, पटना गंगा नदी, है ना। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा कानपुर, सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है। गंगा नदी में जल का प्रवाह अधिकतम कब होता है? तो सबसे ज़्यादा जल का जो प्रवाह जो होता है, जब बाढ़ आता है ना, अगस्त और सितंबर महीना में जब बाढ़ आता है तो सबसे ज़्यादा जल का प्रवाह हो जाता है। जल बहुत तेज़ से बहती है अगस्त और सितंबर महीना। गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबाई, गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा लंबाई जो है किस राज्य में है? गंगा नदी की लंबाई जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश में जो है गंगा नदी आपको 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर ये गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहती है। तो भारत में जो है गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा लंबाई दूरी तय कहाँ करती है? तो उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। और ये गंगा नदी जो है न्यूनतम लंबाई जो है किस राज्य में? सबसे कम लंबाई कहाँ? झारखंड में 40 किलोमीटर बहती है। अधिकतम पूछेगा उत्तर प्रदेश 1450 हो गया, न्यूनतम पूछेगा झारखंड 40 किलोमीटर हो गया अधिकतम और न्यूनतम। रामगंगा नदी और गंगा नदी कहाँ पर मिलता है? तो कनौज में। रामगंगा नदी और गंगा नदी जो है कहाँ पर मिलता है? रामगंगा नदी गंगा नदी में कहाँ मिलता है? तो कनौज में मिलता है, यूपी में मिलता है। रामगंगा जो है नदी जो है गंगा में कहाँ मिलता है? तो कनौज के पास में जाकर मिलती है रामगंगा। आगे बात करते हैं, गंगा नदी की एकमात्र जो है सहायक नदी जिसका उद्गम जो है मैदान में हुआ। तो गंगा नदी के जो एक नदी जो है आपको जो है उसका उद्गम जो है मैदानी भाग से हुआ है, ज़मीनी भाग से हुआ है, न कि कोई पहाड़ी से नहीं, न कोई मैदानी भाग एथी से हिमनद से नहीं। लिए गंगा की एकमात्र जो है सहायक नदी जो है जमीन से हुआ, मैदानी भाग से हुआ। तो कौन सा नदी? तो गोमती नदी से हुआ, जो कौन सा झील से? फूलर झील से हुआ, फूलर झील से हुआ। गोमती नदी का जो निर्माण हुआ फूलर झील से हुआ है, इस बात को ध्यान रखें, मैदानी भाग से हुआ है। गोमती किसकी सहायक है? तो गंगा के सहायक है, जो मैदानी भाग से निर्माण हुआ है फूलर झील से। गंगा नदी की लंबाई पूछा गया 2525 याद रखेंगे, है ना। 2525 याद रखेंगे, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और गंगा नदी के राज्यवार में लंबाई अवरोही क्रम में तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में 1450 हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। बिहार में कितना बहता है जी गंगा नदी? 405, 405, 405, 450, 405 हो गया, 405। और उत्तराखंड में हो गया 110 किलोमीटर। और झारखंड में सबसे ज़्यादा कम आपको 40 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश में और सबसे न्यूनतम आपको झारखंड में, और बिहार में कितना? 405 किलोमीटर, 405 किलोमीटर ध्यान रखें गंगा नदी बहता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, गंगा नदी के संगम पर कौन कौन सा नदी संगम है? तो देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा, है ना। देवप्रयाग जो है इसका संगम जो कहाँ है? भागीरथी और अलकनंदा। तो ध्यान रखेंगे, रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा। और कर्णप्रयाग हो जाएगा अलकनंदा पिंडार। विष्णु प्रयाग होगा अलकनंदा और धौली गंगा। नंद प्रयाग होगा अलकनंदा और मंदाकिनी। कन्फ्यूजन नहीं होना है, जितने भी इसमें है याद करना, एक ही को याद करना है। अलकनंदा तो सभी में रहेगा, अलकनंदा सभी में रहेगा, अलकनंदा सभी में रहेगा। तो अलकनंदा याद नहीं करना है, अलकनंदा सभी में आ गया है, ठीक है। अब याद करते हैं, देखिएगा देव में थे
तो देव जी मतलब कि शंकर जी को देव बोलते हैं, तो क्या करते हैं, तो भाग जाते हैं ना, गुस्सा कर लेते हैं, तो भागीरथी हो गया। देवों को देव महाराज महादेव हो गया, तो देव प्रयाग, तो क्या होता है, भाग जाते हैं तो भागीरथी। और रुद्र रुद्र रूप ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ना, शंकर जी रुद्र रूप ले लेते हैं, शंकर जी रुद्र रूप ले लेते हैं। तो रुद्र रूप ले लेते हैं तो क्या करेंगे, मनाएंगे ना, तो मंदाकिनी नदी। रुद्र रूप ले लेते हैं शंकर जी, तो उसको क्या करेंगे, तो मनाते हैं, तो मंदाकिनी नदी हो गया। कर्ण प्रयाग कैसे हो गया, कर्ण प्रयाग मतलब कि कानों में, कान से याद कर गया, कान मतलब क्या होता है, कान में क्या होता है, तो दर्द होता है, तो मतलब कि पिंडार हो गया, डर से मतलब कि दर्द से पिंडार हो गया। कानों में क्या होता है, पीड़ा होता है, पिंडार नदी। तो कर्ण प्रयाग से उसमें लिए पिंडार हो गया। अब देखिए विष्णु प्रयाग हो गया, विष्णु में से धौली गंगा होगा, विष्णु में से, विष्णु प्रयाग में से क्या करेंगे, धौली गंगा है ना। विष्णु जी को देखिएगा सपा धौली की तरह में कि धो धो का क्या हो गया, व्हाइट हो गया है। तो उनका जो है कपड़ा कैसा रहा, विष्णु जी का कपड़ा का रंग कैसा है, व्हाइट है। तो धोने के बाद ना वो व्हाइट होता है, तो धौली गंगा हो गया, धौली गंगा। विष्णु जी का जब देखिएगा कपड़ा का रंग व्हाइट है, तो धोने के बाद ही ना व्हाइट होगा ना, तो ये आपको धौली गंगा कंप्लीट नहीं हुआ, कंफ्यूज नहीं करना इसी को। आगे बात करते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में तो नंदाकिनी नदी है, अलकनंदा और नंदाकिनी, तो इस प्रकार याद हो गया होगा। तो देव प्रयाग में तो क्या देव जी शंकर जी क्या होते हैं, भाग जाते हैं, तो भागीरथी हो गया। और रुद्र रूप ले लेते हैं शंकर जी, तो मनाते हैं, तो मंदाकिनी। कान में हम लोग कान जब छेदाता है तो क्या होता है, पिंडार होता है, तो दर्द होता है, तो पिंडार हो गया। उसके बाद विष्णु जो हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया। विष्णु जी का कपड़ा कैसा रंग है, उजला है, तो उजला धो धो का क्या कर दिया, उजला कर दिया, तो धौली गंगा हो गया। और उसके बाद नंद प्रयाग में क्या हो गया, तो नंदाकिनी नदी हो गया। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा एग्जाम में बना रहता है, अब आज के बाद से कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से। ये गंगा नदी को गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं, तो पद्मा के नाम से पुकारते हैं। और विश्व की विश्वासघाती नदी जो है किस नाम से, तो हुगली नदी के। विश्वासघाती नदी को किसको बोलते हैं, विश्वासघाती नदी हुगली को बोलते हैं, हुगली को। विश्वासघाती नदी जो होगा कौन सा है, हुगली नदी को बोलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है, इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, तो हुगली और मेघना नदी के बीच में, है ना, ध्यान रखेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के, तो कहाँ देखने को मिलता है, किस नदी के दोनों के बीच में, हुगली और मेघना के बीच में जो है आपको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा जो है आपको हुगली और मेघना के नदी के बीच में है। हुगली और मेघना के नदी के बीच में कौन सा डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के तट पर है। कोलकाता बंदरगाह जो है, कोलकाता बंदरगाह जो है किस नदी के तट पर है, तो हुगली नदी के तट पर है। कोलकाता बंदरगाह पर जाइएगा किस नदी के किनारे पर है, तो हुगली नदी के किनारे पर है कोलकाता बंदरगाह। गंगा नदी के बाएं से मिलने वाली अंतिम नदी कौन है ना, बाएं से ये नदी बह रही है, बाएं तट पर सबसे अंतिम में कौन सी नदी हो गया, ये नदी जो बह रही है, तो ये नदी जो है बह रही है, कौन सा नदी हो गया, तो मंदाकिनी हो गया, मंदाकिनी। महानदी महानंदा हो गया, महानंदा। तो गंगा नदी के बाएं तट पर सबसे अंतिम नदी का क्या हो गया, महानंदा हो गया। कौन हो गया, महानंदा हो गया, इसी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी जो है जिसे बंगाल का शोक बोलते हैं भी कहा जाता है, क्योंकि हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है, दामोदर जो नदी जो है जिसे बंगाल का शोक बोलते हैं। बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, तो दामोदर नदी। और किसकी सहायक है, तो हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वन जो है किस नदी से संबंधित है, तो ये गंगा नदी से संबंधित है। राष्ट्रीय जल मार्ग वन जो है किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखेंगे गंगा नदी, आपको ध्यान रखेंगे इसको प्रयागराज और हल्दिया के बीच में। और राष्ट्रीय राजमार्ग
तो जो बताएंगे किस नदी के कौन सा नदी पर है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। वितरिकाएँ है ना, तो क्वेश्चन पूछता रहता है ये घटनाएं देख लिया कि निम्नलिखित में से बताए वितरिकाएँ जो है क्या है। तो ये प्रमुख नदी से निकलने वाली छोटी छोटी जो उसमें नहीं मिलती है वितरिकाएँ कहते हैं, जैसे कि हुबली हो गया। तो पूछता है वितरिकाएँ वाले नदी में उदाहरण में कौन सा है, हुबली हो गया, हुबली हो गया। वितरिकाएँ वितरिकाएँ जो है इसमें मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती है वितरिकाएँ कहलाती है। जैसे कि वितरिकाएँ में उदाहरण में हो गया कौन, हुबली नदी जो है वितरिकाएँ में आपको हुबली नदी है। किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, 2008 में दिया गया। गंगा नदी को 2008 में, डॉल्फिन को 2005 में, 9 में है क्या, डॉल्फिन को 9 में। गंगा नदी को जो है, जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया कब दिया गया था, 2008 में दिया गया, 2008 में। और उत्तर प्रदेश ने गंगा नदी में जो पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। अब भारत का तो राष्ट्रीय जलीय जीव तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया। जैसे कि आप में हमारे में जान प्राण है, उसी तरह उसको जीवित मानव का दर्जा दे दिया गया। ये जो है किस न्यायालय ने दिया हुआ है, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 2017 में दिया है। अगर गंगा नदी और यमुना नदी में कुछ गंदगी फैलाएंगे तो गंदगी से क्या होता है, घातक होता है, नदी के लिए घातक है। उसी प्रकार उस पर आपको जैसे मानव पर कानून लगेगा उसी प्रकार आप पर भी कानून लागू है। तो मानव जीवन का दर्जा दे उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2017 में दिया हुआ था। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु गंगा एक्शन प्लान जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, 1986 में। जो नमामि गंगे जो मोदी जी के द्वारा जो शुरू किया गया था, ये जो है 1896 में ही ये योजना शुरू किया गया था। 1886 में जो है गंगा एक्शन प्लान जो शुरू किया गया था, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, है ना। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान का जो शुरू किया गया 1886 में। और जब मोदी जी आए हुए थे तो नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत जो किए थे जून 2014 में। ये नमामि गंगे जो है जून 2014 में शुरू किए थे। और गंगा एक्शन प्लान कब, 1886 में। और नमामि गंगा परियोजना कब, जून 2014 में। नमामि गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो प्रदूषण के प्रभाव को कम करना है और संरक्षण और कायाकल्प करना है इस नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हुबली और भागीरथी जो है, हुबली और भागीरथी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 हिस्सों में बांटती हैं। हुबली और भागीरथी पश्चिम बंगाल में जो है गंगा नदी के 2 हिस्सों में बांटती हैं। और मुख्य हिस्सा जो शाखा जो है भागीरथी बांग्लादेश में चली जाती है। भागीरथी जो है बांग्लादेश में चली जाती है 2 भागों में बांटने के बाद। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रभावित होती है, तो 28 गो जिले में प्रभावित होती है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में कितने जिले में प्रभावित होता है, तो 28 गो। सबसे पहले बिजनौर से आपको बलिया तक, सबसे पहले बिजनौर से बलिया तक ले है, अंतिम में कहाँ प्रभावित होती है, बलिया तक ले जाती है। अब पहले प्रवेश कहाँ करती है, तो बिजनौर में प्रवेश करती है। इस प्रकार 28 को जिला से हुए ये गंगा नदी का जल जाता है। गंगा नदी का जो डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है, तो चापाकार डेल्टा का उदाहरण है ना। चाप की आकृति की ऐसी नदी है ना, चापा की आकृति। तो ये हो गया चापा आकार की जो है डेल्टा का निर्माण करती है। आपको गंगा नदी का डेल्टा चापा आकार की है। गंगा नदी का जो है वाटर टावर कहा जाता है। गंगा नदी को क्या उनसे बोलते हैं नेपाल में, वाटर टावर। किस देश में, तो नेपाल में गंगा नदी को वाटर टावर बोला जाता है, वाटर टावर। चलिए आगे क्वेश्चन जो दिया गया है कथन में देख लेते हैं। कथन ए में कहा गया है गंगा जो है बहुत ही प्रदूषित नदी है। और कारण देखिए,
जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतना ही अधिक प्रदूषित होती है। ये देखिए, सबसे प्रदूषित में तो ये तो बात सही है, ये थोड़े ज़रूरी थोड़े है जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ होगा वो गंदा होगा, परंतु आर गलत है। गंगा में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है शहरों का, मन की जो है दूषित जल, मन की अशोधित जल मिलाए जाने पर, मन की अपशिष्ट पदार्थ गंदगी फैलाने के चलते, शहरों के चलते ये गंगा नदी प्रदूषित हो गया है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा गंगा तथा उसके बेसिन की सफाई से संबंधित प्रमुख परियोजना का जो शुरू किया गया, जैसे कि गंगा कार्यक्रम 1 और 2 शुरू किया गया। गंगा कार्यक्रम 1 और 2 किया गया था। राष्ट्रीय गंगा संरक्षण परियोजना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगा परियोजना और राष्ट्रीय गंगा मिशन बेसिन प्राधिकरण। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कौन कौन से परियोजना शुरू हुआ था इसके बेसिन को सुधार करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए? तो गंगा कार्यक्रम परियोजना 1 और 2 शुरू किया था। राष्ट्रीय गंगा संरक्षण योजना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगा योजना और गंगा राष्ट्रीय गंगा मिशन बेसिन प्राधिकरण और गंगा एक्शन प्लान 1986 में। नमामि गंगे कब किया गया था? 2014 में, जून में, जुलाई में ना था, कब हुआ था देख लेते हैं इसको। जून में हुआ था, जून में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन, सिंध और गंगा अपवाह क्षेत्र के मध्य जो है जल का विभाजन कौन करता है, कहाँ होता है? तो पोटवार पहाड़ से। सिंध और गंगा अपवाह क्षेत्रों के मध्य जो गंगा का विभाजन का कारण क्या है? तो पोटवार पठार से होता है। अब बात करते हैं गंगा की सहायक नदियाँ और उद्गम स्थल। गंगा की उसकी सहायक नदियाँ और उसके उद्गम स्थल पर चर्चा करते हैं। चलिए, सहायक नदियाँ और उसके उद्गम स्थल गंगा की, तो रामगंगा जो है, रामगंगा कहाँ? तो कन्नौज में। रामगंगा कहाँ मिलती है? तो कन्नौज में संगम बनाती है, कन्नौज में। रामगंगा की कहाँ मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है, संगम बनाती है। और गोमती जो है आपको गाजीपुर में, गोमती जो है नदी कहाँ संगम बनाती है? तो गाजीपुर में। उसके बाद सरजू नदी सरजू नदी कहाँ संगम बनाएगी? छापरा में। गंडक नदी कहाँ बनाती है? तो गंडक नदी हाजीपुर में संगम बनाती है। यमुना नदी आपको प्रयागराज में, यमुना नदी कहाँ पर? प्रयागराज में। पुनपुन आपको फतुआ आपको बिहार में। पुनपुन हो गया, तो पुनपुन तो क्या हो जाएगा? फतुआ बिहार में। दामोदर हो गया हावड़ा में, दामोदर हो जाएगा हावड़ा में। एक बार और देखिए, रामगंगा हो जाएगा कन्नौज में मिलता है, कन्नौज में संगम बनाएगा। और गोमती पूछेगा तो गाजीपुर में, गोमती गाजीपुर। सरजुग छापरा। गंडक हाजीपुर हो जाएगा, गंडक हाजीपुर। यमुना हो गया प्रयागराज हो गया। पुनपुन हो जाएगा फतुआ बिहार में। और दामोदर हो गया हावड़ा में। उसके बाद और है महानंदा, संगम कहाँ बनेगी? महानंदा आपको पश्चिम बंगाल में, महानंदा संगम बनाती है तो पश्चिम बंगाल। कोसी आपको भागलपुर में संगम बनाती है, कोसी जो है भागलपुर में संगम बनाती है। उसके बाद सोन नदी जो है आपको पटना में संगम बनाती है। सोन कहाँ संगम बनाती है? तो पटना में मिलाती है। सोन कहाँ मिलती है? तो पटना में मिलती है, तो इसी को ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं यमुना की बातें। किसकी नदी के बाद? यमुना है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ? तो यमुनेत्री हिमनद से हुआ, जो बंदरपुर श्रेणी से हुआ है। यमुना का उद्गम स्थल जो है यमुनेत्री हिमनद जो है बंदरपुर श्रेणी से हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। और जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना ही है, जिसका उद्गम यमुनेत्री हिमनद से जो बंदरपुर श्रेणी से हुआ है। जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। प्रयागराज में गंगा के आपको दाहिने तट पर आके मिलती है, दाहिने तट पर आके मिल जाती है यमुना, जो भारत बल्कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन हो गया? प्रमुख सहायक नदी याद कीजिए, ये यमुना की, तो चंबल यमुना की सहायक हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, टोंस हिमालयी हो गया और हिंडन हो गया। ये आपको यमुना की सहायक है। चलिए, हिंडन पूछेगा तो किसकी सहायक है? यमुना का है।
टोन से हिमालय पूछेगा तो टोन से हिमालय पूछेगा यमुना का है। केन पूछेगा किसके सहायक तो यमुना का। बेतवा पूछेगा तो यमुना का। सिंध पूछेगा तो आपको यमुना का। चंबल पूछेगा तो यमुना का। तो यमुना की सहायक कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिमालय और हिंडन हो गया। ये आपको ये यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कथन व कारक पर देखेंगे। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्षों के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो गई है। बिल्कुल सही बात बोला, बिल्कुल हो गई है। गंगा और यमुना के मध्य में अधिकतम समय में यमुना मृत हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। यमुना असत्य वाहिनी नदी है। असत्य वाहिनी नदी है, ये नहीं, ये गलत है। ये जो है सतत वाहिनी है, मतलब कि सतत वाहिनी है, इसमें सतत वाहिनी है, मतलब कि इसका इस नदी का अस्तित्व खत्म हो गया है, नहीं खत्म हुआ है, तो इसका सतत है वाहिनी नदी है यमुना। तो ये आर सही है, मतलब कि आर गलत दिया है, आर गलत है और ए सही है। आगे बात करते हैं यमुना के बाएं तट पर, मतलब कि बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। यमुना के बाएं तट पर आपको हिंडन हो गया, टोंस हिमाचल प्रदेश, टोंस हिमाचल प्रदेश, गिरी हो गया आपको हिमाचल, गिरी हो गया यमुना का। ऋषि गंगा हो गया, ऋषि गंगा हो गया, हनुमान गंगा हो गया और सुर खदेरी, असुर खदेरी, अरिहंत हो गया और सेंगर हो गया, वरुणा हो गया। किसकी सहायक नदी है तो यमुना की। हिंडन पूछेगा तो किसकी सहायक हो गया, यमुना हो गया। टोंस हिमालय का यमुना का हो गया। गिरी पूछेगा तो आपको हिमालय के बाएं तट पर मिलेगा। ऋषि गंगा यमुना का, हनुमान गंगा यमुना का, असुर खदेरी यमुना का। रिहंद पूछता है, रिहंद आपको यमुना का। सेंगर पूछेगा तो सेंगर यमुना का। वरुणा पूछेगा तो वरुणा आपको यमुना का। ये सारा बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब दाहिने तट पर कौन कौन से हैं, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, भागईन हो गया। भागईन किसकी सहायक है तो ये आपको यमुना का, आपको दाहिने तट पर मिलता है। सिंध हो गया आपको दाहिने पर, केन हो गया आपको यमुना का सहायक हो दाहिने, बेतवा यमुना का, चंबल हो गया आपको यमुना का सहायक नदी। तो याद हो गया सारा चीज नदियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सहायक नदी हो गया। मुख्य नदी से मिलने वाली नदी जिसका आधार तल जो है मुख्य नदी से नीचे होते हैं उसी को सहायक नदी बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। लखवार ब्यासी बांध जो है उत्तराखंड में, लखवार ब्यासी बांध जो है उत्तराखंड में है, जो किस नदी पर है, यमुना नदी पर। लखवार ब्यासी यमुना नदी पर है। और ताजेवा जो है ये यमुना नदी पर। बैराज बांध हरियाणा में, ये किस नदी पर है तो यमुना पर। चलिए ये बांध जो है याद रखेंगे, लखवार ब्यासी बांध उत्तराखंड में है। तावेजा बैराज बांध हो गया, हरियाणा में है, तो ये आपको यमुना नदी पर बनाया गया है बांध। हाल ही में वो कौन सी नदी जो है जल में जो है अमोनिया का उच्चतम स्तर देखा गया है। किस नदी में जो है अमोनिया का उच्चतम स्तर देखा गया है तो यमुना नदी में जो है, यमुना नदी में। कहाँ पर यमुना नदी में, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण के कारण यहाँ पर अमोनिया सबसे ज़्यादा ये आपको यमुना नदी में देखा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे हाल ही में अमोनिया का सबसे ज़्यादा जो है किस नदी पाया गया है। अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा किस नदी में पाया गया है तो ये आपको यमुना में पाया गया है, जो सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट में जो है औद्योगिक कारखाना के चलते यहाँ के अमोनिया के चलते प्रदूषित हो गया है यमुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजन का काम करती है। यमुना और सोन के बीच में जो जल विभाजन का काम कौन करती है तो कैमूर श्रेणी जो है जल विभाजन के रूप में काम करती है। तो कैमूर श्रेणी जो है किन दो नदियों का जल विभाजन करती है तो यमुना और सोन का विभाजन करती है।
रामगंगा नदी के बारे में देखेंगे। रामगंगा नदी के बारे में, रामगंगा नदी के बारे में चलते हैं, देखते हैं। तो रामगंगा नदी के उद्गम कहाँ से हुआ है? तो दूध टोली श्रेणी गरसेन से हुआ है। दूध टोली गरसेन से हुआ है, जो कुमायूं हिमालय की गढ़वाल पहाड़ी से हुआ है। तो रामगंगा को उद्गम पूछेगा, दूध टोली श्रेणी गरसेन से हुआ, गरसेन से हुआ है, और ये कुमायूं हिमालय के गढ़वाल पहाड़ी से हुआ है। तो कुमायूं हिमालय के गढ़वाल पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो रामगंगा नदी की हुआ है, रामगंगा नदी का। रामगंगा नदी है मैदान में कहाँ पर प्रवेश करती है? जमीन में कहाँ प्रवेश करती है रामगंगा नदी? कहाँ पर? तो आपको नजीबाबाद में बिजनौर में प्रवेश करती है, बिजनौर में, है ना। नजीबाबाद जो है आपको बिजनौर में प्रवेश करती है, जो गंगा की सहायक नदी है। सबसे पहले यहीं पर प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में, बिजनौर में। चलिए आगे बात करते हैं। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो रामगंगा जो अभी तो आप तो जानते हैं गंगा की सहायक है, जो कनौज के निकट में सहायक है। रामगंगा की लंबाई और अपवाह क्षेत्र कितना है? तो रामगंगा की लंबाई जो है 596 किलोमीटर है। अपवाह मतलब कि वर्ग किलोमीटर में 32,493 वर्ग किलोमीटर में इसका जल का प्रवाह जो है। रामगंगा की अपवाह क्षेत्र कितने हैं? 596 किलोमीटर, 596 किलोमीटर। कलागढ़ सिंचाई और जल विद्युत जो है परियोजना किस नदी पर है? तो रामगंगा नदी पर है। जल विद्युत पर जो सिंचाई है, कलागढ़ जल विद्युत पर सिंचाई जो है परियोजना जो है, कलागढ़ सिंचाई किस नदी पर बनाया गया? तो रामगंगा पर। कलागढ़ सिंचाई पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो यह रामगंगा पर बनाए गए हैं। किस नदी के मार्ग परिवर्तन होने के कारण जल का उपयोग सिंचाई कार्यों में नहीं हो पाता है? यही आपको रामगंगा का सिंचाई कार्यों में नहीं हो पाता है, इसलिए इस पर कलागढ़ जो है सिंचाई परियोजना बनाया गया है। रामगंगा की सहायक नदी देखेंगे। रामगंगा किस कौन कौन सहायक नदी है? तो रामगंगा की जो सहायक नदी है खोन है, खोन रामगंगा की सहायक है। गगन है, गगन किसकी सहायक है? तो रामगंगा का। अरिल है, अरिल जो है रामगंगा का हो गया। कोसी हो गया, रामगंगा की सहायक हो गया। और देउरा हो गया, देहुआ नदी, यह रामगंगा की सहायक नदी है। तो रामगंगा की सहायक नदी में कौन? खोन, गगन, अरिल, कोसी और देहुआ देहुआ जो है ये आपको रामगंगा की सहायक है। चलिए आगे बात करते हैं घगर नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? घगर नदी को क्या बोलते हैं? सरजुग नदी के नाम से जानते हैं। घगर नदी को सरजुग नदी के नाम से जानते हैं। वो कौन सी नदी जो है अवध मैदान में की प्रमुख नदी है? अवध क्षेत्र के प्रमुख नदी का नाम बताएंगे तो ये आपको घगर नदी जो है, अवध मैदान जो है, जो अवध मैदान की प्रमुख नदी का नाम क्या आ गया? घगर नदी है, घगर नदी। करनाली नाम से जो है करनाली नाम से कौन सी नदी जो है नेपाल में जानी है? करनाली नाम से जो है कौन सी नदी नेपाल में जानती है? तो यही घगर नदी को नेपाल में आपको करनाली के नाम से जानते हैं। करनाली नाम से नेपाल में किस नदी को जाना जाता है? तो यह घगर नदी को जाना जाता है। जो है घगर नदी जो है आपको जो है अवध मैदान की प्रमुख नदी है, अवध मैदान की प्रमुख नदी है घगर, जिसको सरजुग नाम के जानते हैं। घगर नदी को पौराणिक कथाओं में किस नाम से जानते हैं? तो घगर नदी को जो है पौराणिक कथाओं में सरजुग नदी के नाम से जानते हैं। घगर नदी को पौराणिक कथाओं में जो है सरजुग नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घगर नदी का नाम बदल कर क्या कर दिया है? घगर नदी का नाम बदल कर सरजुग नदी कर दिया है, सरजुग नदी। राप्ती और घगर का संगम उत्तर प्रदेश में किस शहर पर हुआ है? राप्ती नदी और घगर नदी का संगम उत्तर प्रदेश में बरहज में, देवरिया में हुआ, बरहज के देवरिया में हुआ। राप्ती और घगर का संगम जो है उत्तर प्रदेश में किस शहर में? तो बरहज के देवरिया में हुआ है, देवरिया में, ध्यान रखेंगे। चलिए
गोरखपुर का शोक जो किस नदी को बोलते हैं? गोरखपुर का शोक जो है पूछेगा किस नदी, तो यही राप्ती नदी को जो है गोरखपुर का शोक बोलते हैं। राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक बोला जाता है, राप्ती नदी को। इरावदी नाम से कौन नदी को जानते हैं? इरावदी को, इरावदी किसका नदी का नाम है? तो ये आपको राप्ती नदी का नाम है इरावदी, जो गोरखपुर का शोक बोला जाता है। गोरखपुर, गोरखपुर किस नदी? तो राप्ती नदी किनारे। तो इरावदी का नाम क्या है? तो राप्ती नदी को इरावदी के नाम से जानते हैं। घगर की सहायक नदी कौन हो गया? तो सरजुग, सरजुग हो गया, शारदा हो गया, राप्ती हो गया, छोटी गंगा हो गया। तो ये घगर की मन की घगर की नाम सहायक नदी में सरजुग हो गया, शारदा हो गया, राप्ती हो गया, छोटी गंगा हो गया। किसकी सहायक नदी है? तो घगर की सहायक नदी है। तो घगर की सहायक नदी में कौन कौन हो गया? सरजुग, शारदा, राप्ती, छोटी गंगा, ये हो गया सरजुग की। इरावदी के नाम से किसको? तो राप्ती को। गोरखपुर का शोक राप्ती नदी को। राप्ती एक्सप्रेस भी चलती है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, शारदा नदी जिसको काली नदी के नाम से जानते हैं, शारदा नदी को क्या बोलते हैं? तो काली नदी के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड और नेपाल के बीच जो है सीमा करने वाली कौन सी नदी है? उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो काली नदी के द्वारा, काली नदी के द्वारा हुआ है, जिसको शारदा नदी बोलते हैं, शारदा नदी के नाम से। शारदा नदी किसका नाम है जी? काली नदी का, काली नदी का। जो भारत और नेपाल की सीमा का जो है उत्तराखंड का जो है काली नदी के द्वारा उसका निर्धारण किया गया। पंचेश्वर बहुगामी परियोजना, पंचेश्वर बहुगामी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? पंचेश्वर बहुगामी परियोजना जो भारत और नेपाल की संयुक्त जो है परियोजना जो है पंचेश्वर परियोजना, जो काली नदी पर बनाया गया है, जिसको शारदा नदी के नाम से, शारदा के प्राचीन नाम है काली नदी। पंचेश्वर परियोजना किस नदी पर? काली नदी, पंचेश्वर काली नदी पर बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। शारदा नदी परियोजना जो है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना का नाम क्या हो गया? शारदा नहर परियोजना जो है उत्तर प्रदेश का है, जिसकी स्थल पर जो होते हैं, इसकी शुरुआत होती है कहाँ पर? बनवास जो है उत्तराखंड में, बनवास जो है उत्तराखंड में होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन हो गया? तो ये शारदा नदी पर, शारदा नदी पर हुआ है, ठीक है, शारदा नदी पर है। इसका शुरुआत कहाँ है? बनवासा, बनवासा उत्तराखंड में। ऊपरी शारदा बैराज, निचली शारदा बैराज और टनकपुर बैराज का संबंध किस नदी से है? तो यही शारदा नदी पर है। तो निचली शारदा बैराज, टनकपुर बैराज पूछेगा तो शारदा नदी बताएंगे। ऊपरी शारदा बैराज आपको शारदा नदी बताना है, इसी को ध्यान रखेंगे हमेशा। चलिए गंडक नदी के बारे में देखते हैं। गंडक नदी, नहीं आपको हिम्मत नहीं हारनी है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिलती है मेरे दोस्त, कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती है मेरे दोस्त, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। तो कोशिश करना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है। कभी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में तो आता रहता है, हिम्मत नहीं हारना है। और ध्यान रखेंगे, जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वहीं मीनारों का निर्माण करते हैं। जो कच्चे मिट्टी में जन्म लेते हैं, मकानों में जन्म लेते हैं, वहीं ऊंचे मीनारों का निर्माण करते हैं। तो चलिए इस मोटिवेशनल के साथ आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी सदा नीरा के नाम से जानते हैं। गंडक नदी को क्या बोलते हैं? सदा नीरा के नदी के नाम से जानते हैं। जो वैदिक काल में गंडक नदी को बोलते हैं। तो सदा नीरा के नाम से किसको बोला गया? तो गंडक नदी। तो सदा नीरा किस नदी को बोला गया? तो वैदिक काल में आपको गंडक नदी को सदा नीरा को बोला गया है। शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाया जाता है? शालिग्राम पत्थर जो है ये आपको गंडक जो है मुक्तेश्वर नाथ क्षेत्र में देखने को मिलता है। शालिग्राम पत्थर जो है कहाँ किस नदी में देखने को मिलता है ना, ध्यान रखेंगे, गंडक नदी में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश और महाराजगंज और कुशीनगर और बिहार के बीच में सीमा का निर्धारण कौन से करती है? तो यही आपको गंडक नदी करती है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, कुशीनगर और बिहार के बीच में सीमा का निर्धारण कौन सी नदी? तो गंडक नदी करता है, जिसमें शालिग्राम पत्थर मिलता है। वैदिक काल में इसको सदा नीरा के नाम से, सदा नीरा के नाम से जानते हैं। गंडक नदी का एक अन्य नाम भी है, नारायणी नदी है। नारायणी नदी नेपाल में,
नेपाल में इसका नाम बोला जाता है। नारायणी किसका नाम है? तो गंडक का, तो नेपाल में बोले जाते हैं। चलिए अब कोसी के बारे में देखते हैं। नदी तंत्र बड़ा है। कोसी में देखते हैं, कोसी के बारे में देखते हैं। 7 नदियों के मिलकर बनने वाली नदी को क्या बोलते हैं? कोसी नदी कहते हैं। तो 7 नदियों के मिलकर बनने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। और बिहार का सो किसको बोलते हैं? कोसी नदी को, क्योंकि यह मार्ग परिवर्तन के लिए प्रवृत्ति इसमें है। कहीं से जाकर बह जाती है, बहती है, ये जाकर टूट जाएगी यहीं पर, ये टूट जाएगी यहाँ पर, यहाँ टूट जाएगी, यहाँ पर टूट जाएगी, यहाँ पर टूट जाएगी। तो ये हो जाता है मार्ग परिवर्तित कर लिया, ऐसे बह रही है, इधरे घूम जाएगी, इधरे घूम जाएगी, इधरे बह जाएगी। तो इसलिए कोसी नदी को जो है मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानती है, बिहार का शोक है। पठारी नदियों का विशेषता क्या है? असतत वाहिनी होते हैं। पठारी नदियाँ के असतत वाहिनी, वर्षा के द्वारा जल की आपूर्ति होती है, बिल्कुल बात सही है। मध्य ढलान, उथली घाटी होती है, उथली घाटी, चौड़ी घाटी, अधरोपित नदियाँ, अग्नि चट्टानों का प्रदन, ये पठारी नदियों का विशेषता है। मतलब कि असतत वाहिनी होती है, आपको लगातार इसमें पानी नहीं बहता, इसलिए असतत वाहिनी होती है। क्वेश्चन पूछता है सतत असतत वाहिनी नदियाँ में कौन हो गया? पठारी वाला हो क्षेत्र हो गया। और जब वर्षा होगा तो जल के पूर्ति हो जाएगा, भर जाएगा नदी। अब मध्य ढलान होता है, उथली घाटी होती है, चौड़ी घाटी होती है, अधरोपित होती है, आके कोई नदी जाके यहाँ पर आके मिल जाती है, तो अधरोपित नदी हो गया। अग्नि चट्टानों का अपर्दन होता है, अग्नि चट्टानों का अपर्दन होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। ये पठारी नदियों की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अन्य प्रमुख नदियों पर। अन्य प्रमुख नदी में जैसे हुगली की वह सहायक नदी जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में भ्रंश घाटिया में बहती है। तो ये दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटिया में बहती है। तो ध्यान रखेंगे, हुगली की सहायक नदी है, जो हुगली की जो सहायक नदी जो है, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में भ्रंश घाटिया में होकर बहती है, उसका नाम क्या था? दामोदर नदी है, दामोदर नदी। जब भ्रंश घाटी में बहती है कौन? दामोदर नदी, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में भ्रंश घाटी में बहती है, दामोदर नदी। धनबाद और दुर्गापुर में कौन सी नदी के किनारे? धनबाद और दुर्गापुर जो है किस नदी के किनारे? तो यही दामोदर नदी के किनारे, जो भ्रंश घाटी में बहती है। भारत की पहली जो है 1948 में नदी बहुउद्देशीय परियोजना जो शुरू किया गया, किसने? डी दामोदर घाटी परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत 1948 में शुरू किया गया। कौन सी नदी घाटी? तो दे देगा गंगा नदी घाटी दे देगा, लेकिन नहीं, याद रखना इस बात को। तो दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत जो है 1948 में शुरू किया गया, डीबीडी बोलते हैं। तिलैया बांध हो गया, बाल पहाड़ी बांध हो गया, मैथन बांध हो गया, किस नदी पर? तो बराकर नदी पर है। तो तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। बाल पहाड़ी बांध हो जाएगा, बाल पहाड़ी हो जाएगा, बराकर नदी पर है। और मैथन बांध है किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, अय्यर बांध और बोरमो बांध, पंचेत बांध किस नदी पर है? तो ये आपको दामोदर में। अय्यर बांध पूछेगा किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। बोरमो बांध किस नदी पर? तो दामोदर। और पंचेत बांध पूछता है तो ये आपको दामोदर नदी पर। ध्यान रखेंगे, अय्यर, बोरमो और पंचेत आपको दामोदर नदी पर है। चलिए हिमालय की जो है नदियों की विशेषता देखते हैं। अब देखते हैं हिमालय की नदियों की विशेषता में क्या हो गया। यह सतत वाहिनी है, मतलब कि इसमें लगातार पानी बहती है, इसलिए तो सतत वाहिनी। और हिमालय को दिला जल की आपूर्ति, बिल्कुल बात सही है। बर्फ़ पिघलता है तो जल की आपूर्ति होती है। इसकी ढलान तीव्र है, क्योंकि हिमालय के जो है आकृति ऐसी है ना, तो ये जो है इसके जब बह गया तो तीव्र ढलान है, बिल्कुल सही है, तीव्र ढलान। गहरी घाटी है, जब यहाँ पर नदी बह कर आएगी तो यहाँ पर गड्ढा खून देगा ना, गड्ढा खून देगा, तो गहरी घाटी हो गया। पतली, अब तो यहाँ से होगा तो मतलब कि कहीं से भी बह जाएगी, पत्थर उथर में गए पतली में से निकल जाएगा, तो पतली घाटी होते हैं। पूर्ववर्ती नदी है, मतलब कि पूर्ववर्ती नदी है, ये क्या हो गया? पूर्ववर्ती नदी है।
पूर्ववती मन की पूर्ववती नदी है, पूर्ववती नदी है, ध्यान रखिए। मुलायम पत्थरों का अपरदन करता है, पत्थरों को ये काट देता है, जब ये ऐसे निकलती है तो पत्थरों को काट देता है, ध्यान रखेंगे। ये हिमालय के जो है सतत वाहिनी होती है, हिमानी के द्वारा जल आपूर्ति, तीव्र ढलान, गहरी घाटी, पतली घाटी, पूर्ववती नदी है, पूर्ववती नदी, ध्यान रखेंगे। मुलायम पत्थरों को अपरदित करते हैं, ये आपको हिमालय की नदियाँ। कोनार बांध हो गया, कोनार बांध और बोकारो बांध किस नदी पर है? तो कोनार नदी पर और बोकारो नदी पर है। तो कोनार पर कौन से बांध है? कोनार नदी पर है, कोनारो बांध हो जाएगा, कोनार बांध पर है। और बोकारो जो है बांध हो गया, बोकारो नदी पर है। ये तो आसान है, सबसे आसान यही क्वेश्चन हुआ इसमें। आगे बात करते हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली वह नदी जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी है, तो यही महानंदा नदी है ना, ध्यान रखेंगे। गंगा के जो है सबसे लास्ट में बाएं तट पर मिलने वाली कौन सी नदी होगी? महानदी है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलने वाली है, तो ये आपको महानंदा जो है किस पहाड़ी से निकलती है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की जो है ये पहाड़ी है, तो ये बाएं तट पर जाके मिलती रहती है, बाएं तट पर। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपको महानंदा। और गंगा की जो है बाएं तट के सबसे अंतिम सहायक हो गया तो महानंदा। तो महानंदा किसकी सहायक है? तो गंगा की सहायक नदी है, जो सबसे लास्ट में जाके मिलती है। किस नदी ने रेत में सोना का कण पाया जाता है? किस नदी में मन की रेत में सोना का कण पाया जाता है, इसलिए इसे स्वर्ण नदी के नाम से जानते हैं। तो सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। इसमें इसमें सोना का कण जाकर बहा के लाती हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्ण नदी नाम रखा गया, सोन नदी का नाम। यह क्वेश्चन है। कनहर कनहर और रिहांद कनहर और रिहांद और उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक है? तो ये आपको सोन नदी के। तो सोन नदी की कौन कौन सा है? कनहर किसकी है? तो सोन का। रिहांद किसकी है? सोन का। उत्तरी कोयल किसकी है? तो आपको सोन का। कनहर, रिहांद और उत्तरी कोयल जो हो गया आपको सोन की सहायक नदी है। सोन की कौन कौन? उत्तरी कोयल। सोन की कौन? रिहांद है। सोन नदी के कनहर इसकी सहायक नदी है। केन बेतवा नदी परियोजना जो है किस राज्य में? केन बेतवा नदी परियोजना आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। केन बेतवा और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना है, ध्यान रखेंगे। केन बेतवा नदी परियोजना कहाँ पर? केन बेतवा परियोजना जो है, केन बेतवा परियोजना नदी पर है, आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये संयुक्त परियोजना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी का जो है स्थल आलमगीर जो है, आलमगीरपुर जो है किस नदी पर है? तो हिंडन नदी पर है। तो आलमगीर जैसे आलमगीरपुर, तो आलमगीर को लगता है कि अलमारी, ऐसे उच्चारण कर रहे हैं अलमारी। तो आलमगीर को जैसे बोल रहे हैं तो अलमारी से आवाज़ की तरह आ रहा है, मतलब कि उच्चारण की तरह सिमिलर नाम क्या? तो अलमारी। तो आलमगीर को अलमारी से याद कीजिए। तो अलमारी में क्या होता है? तो हैंडल होता है, तो हैंडल से क्या हो गया? हिंडन हो गया, याद हो गया ना। तो आलमगीरपुर जो है किस नदी के नदी? हिंडल नदी पर, हिंडल नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत जो है जलाशय किस नदी पर है? तो आपको रिहंद बांध पर है, रिहंद बांध पर है। गोविंद बल्लभ पंत जो है जलाशय जो है, ये जलाशय किस नदी पर है? तो आपको रिहंद बांध पर है, रिहंद बांध पर। इस बात को ध्यान रखेंगे। रिहंद बांध पर कौन होता है? गोविंद बल्लभ पंत है। चलिए आगे बात करते हैं। जल प्रवाह के आयतन की मापन की मात्रा क्या? क्यूसेक है, क्यूसेक है। जल प्रवाह के जो है मापन किया जाता है क्यूसेक, क्यूबिक क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड होता है। उखाती उखात भूमि उखात भूमि के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? उखात भूमि के लिए, उखात भूमि के लिए चंबल नदी को जानते हैं, उखात भूमि, ठीक है। आगे बात करते हैं। उखात भूमि को किस एक अन्य नाम से जानते हैं? बीहड़ भूमि के जानते हैं, बीहड़। तो ये चंबल नदी जो है बीहड़ में बहता है, मन की वहाँ पर पहाड़ियों, मन की वहाँ पर बीहड़ों में बहता है, चट्टानों में बहता है, इसलिए उसके उखात भूमि में चंबल। तब बीहड़ में कौन सी नदी बहती है? तो चंबल नदी के नाम को बीहड़ में बहती है।
चंबल नदी का संबंध किस राज्य में है? सर चंबल परगना, चंबल परगना जो है किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में है? तो आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। चंबल परगना जो है किन दो राज्य में? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश का यह चंबल परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। गांधी सागर बांध परियोजना, जो गांधी सागर बांध परियोजना आपको मध्य प्रदेश में, गांधी सागर पूछेगा तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और चंबल परियोजना जो है किन दो राज्य का? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे इसी को। आगे बात करते हैं, महाराणा प्रताप और जवाहर सागर बांध जो है, महाराणा प्रताप और जवाहर सागर बांध जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। तो राजस्थान में दो गो है सागर, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। जब महाराणा प्रताप और जवाहर सागर आपको राजस्थान का सागर इसमें लगा है, तो गांधी जी कहाँ चले गए? गांधी जी सागर पूछ जाएगा तब मध्य प्रदेश में चला गया। गांधी जी कहाँ चले गए? मध्य प्रदेश में। तो गांधी सागर कहाँ चला गया जी? मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप और जवाहर सागर हो गया राजस्थान में हो गया। तो ये लोग राजा था ना, देश का राजा कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अब महाराणा प्रताप के थे तो राजा न थे जी, तो राजा से राजस्थान याद रखेंगे, याद हो गया। और गांधी जी क्या थे? तो मध्य मार्ग अपनाते थे, तो मध्य में बीच का रास्ता अपनाते थे, मध्य प्रदेश हो गया। कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि तीनों इसमें हो जाता है। महाराणा प्रताप सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया, गांधी सागर। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप हो गया राजस्थान में, और जवाहर सागर हो गया राजस्थान में हो गया। लखनऊ और उज्जैन किस नदी के किनारे? लखनऊ और उज्जैन जो है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ और उज्जैन जो है किस नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे। कोसी परियोजना का संबंध जो है भारत और नेपाल के जो बिहार से संबंधित है। कोसी परियोजना बिहार और नेपाल के बीच में ये संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना जो है आपको बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में। गंडक परियोजना आपको बिहार, यूपी और नेपाल के बीच में ये परियोजना जो है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र, चलिए अब देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र में। प्रायद्वीपीय नदी जो है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है हिमालय नदी तंत्र की अपेक्षा अधिक पुरानी है। सबसे पुरानी यही है प्रायद्वीपीय नदी। और ये नदी जो चौड़ी और उथली घाटियाँ, ढाल प्रवण, अत्यंत मंद प्रौढ़ अवस्था मन की बूढ़ी हो चुकी है, मन कीजिए बुढ़ापा में हो चुका, मतलब बहुत ही पुराना हो चुका है। और यहाँ का प्रमुख जो है जल विभाजक जो है पश्चिमी घाट में, किस घाट में देखने को मिलता है? पश्चिमी घाट में। अध्यारोपित और नौयान मन की पुराना हो चुका है के कारण कई क्षेत्रों में प्रपातों का निर्माण करती है। यह हो गया आपको प्रायद्वीपीय नदी जो है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में बताया गया है। ये क्या है? प्रौढ़ अवस्था में इसका मंद ढलान है, सबसे पुराना है जो, और हिमालय की अपेक्षा बहुत पुराना है, ठीक है ना। ये अपना पूर्वायन के कारण इसमें कई जलप्रपात का निर्माण हो गया है। तो जलप्रपात का निर्माण आपको प्रायद्वीपीय वाला में देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रायद्वीपीय नदी के जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तो दो भागों में इसको बांटा गया है। प्रायद्वीपीय नदी को चलिए दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से याद करते हैं। तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो जाएगा। और आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी होगा? स्वर्ण रेखा नदी और बैतरणी रेखा और ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्ण और महानदी और कावेरी, ये हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी को जो है दो भागों में बांटा गया है, जिसमें बंगाल की खाड़ी हो गया, उसके बाद अरब सागर की नदियाँ हो गया। तो अरब सागर में कौन हो गया? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और पेरियार और मांडवी, जुआरी, ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इस प्रकार प्रायद्वीपीय नदी को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में। तो आपको बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से हो गया? स्वर्ण रेखा नदी, बैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी हो गया। अब अरब सागर में कौन गया? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी,
ये अरब सागर वाले प्रमुख नदियाँ हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बड़ा है ना, एक सेकंड देख लेते हैं, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा सर। चलिए अब आगे वाला जो हम लोग देखेंगे, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत में फिर से आगे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसको करेंगे, क्योंकि आप ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको अच्छा ना लगेगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो क्लास में जो है इसको 2 वीडियो, मतलब कि ये फर्स्ट पार्ट वीडियो था और सेकंड में आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियाँ को हम लोग कवर कर लेंगे। अगले वाले वीडियो में मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को